क्लियर था कि हू फैमिली में उसका स्टेटस अब आसमान छू रहा था। उसकी वो स्वीट स्माइल और कॉन्फिडेंट आंखें बता रही थी कि वो अब एक मेजर अरिस्टोक्रेटिक फैमिली की ट्रू यंग फीनिक्स बन चुकी है। लेकिन तभी जाओ शेन की नज़र एक और फेमिलियर फिगर पर पड़ती है जो फेयर स्नो से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वो क्राइसिस है। ये वही स्टटरिंग और वल्गर असैसिन था, पर यहाँ वो सनलाइट के नीचे एकदम सीरियस और सेंट लाइक एक्सप्रेशन बनाए हुए क्लिफ की टेक्निक्स को ऐसे स्टडी कर रहा था जैसे उसे कोई डिवाइन एनलाइटन मिल रही हो। जाओ शेन की हंसी छूट जाती है। उसे पता था ये रैचिड और थरकी आदमी सिर्फ नाटक कर रहा है। उसकी असली नज़र फेयर स्नो पर ही थी। जाओ शेन चुपके से उसके दिमाग में टेलीपैथिक आवाज भेजता है, रैचिड गाय। ये सुनते ही क्राइसिस की रूह कांप जाती है। वो बुरी तरह स्टार्टल होकर पीछे मुड़ता है और जाओ शेन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तो तुम अब अभी भी जिंदा हो? क्राइसिस हकलाते हुए कहता है, तुमने इतने सारे हाफ मार्शल एंसेस्टर्स को मार दिया और तुम अभी भी इतनी आराम से घूम रहे हो। तुम सच में एक स्कर्ज पनौती हो, और स्कर्ज 1000 साल जीते हैं। दोनों एक हाई पीक पर जाते हैं और पुरानी बातें करने लगते हैं। इन सालों में ये वल्गर आदमी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ब्राइट स्टार बन चुका था और जल्द ही यंग लीडर बनने वाला था। जाओ शेन का प्लान सुनकर उस थरकी आदमी की आंखों में एक चोर वाली चमक आ जाती है। तुम ह्यूमन वर्ल्ड जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। वहां इन एरोगेंट यंग कल्टिवेटर्स के पास कितने सारे मैजिक ट्रेजर्स होंगे लूटने के लिए। सोचकर ही मजा आ रहा है। जाओ शेन उसे रोस्ट करते हुए कहता है, तुम कैनन फॉडर बनना चाहते हो? मैं हाफ मार्शल एंसेस्टर्स को इनवाइट करने आया हूं। तुम जैसे 10,000 लोग भी मुझे बचाने के लिए काफी नहीं होंगे। पर क्राइसिस अपनी लूट मार की फैंटेसी में पूरा डूबा हुआ था। अचानक उसकी नजर केके पर पड़ती है। ये क्या है? क्या ये कोई लिटिल व्हाइट टाइगर है जो तुम पाल रहे हो? आज रात हम इसकी सब्जी बनाएंगे, ड्रैगन और टाइगर का स्ट्यू। केके ये सुनकर इतना गुस्सा होता है कि वो तुरंत एक रेनबो रेडियंस उस पर फेंक मारता है। क्राइसिस सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरता है, मिट्टी में सन जाता है और तब उसे रियलाइज होता है ये तो वो लॉस्ट पैराडाइज वाला टेरिफाइंग क्रीचर है। माउंट शिन्नोंग पर क्राइसिस अकेला दोस्त नहीं था। थोड़ी देर बाद वो एक और पुराने दोस्त को ढूंढ लाता है, ऑक्समैन। वो चार्मिंग और नाइव सा लिटिल फैटी अब फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो चुका था। उसकी आंखों में एक डीप रेडियंस थी जो बता रही थी कि उसकी कल्टीवेशन एक एक्सट्रीमली हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। जब ऑक्समैन को किंगचिंग की हालत के बारे में पता चलता है तो वो आसमान की तरफ उंगली उठाकर जोर से कर्स करता है, जिस किसी ने भी किंगचिंग को नुकसान पहुंचाया है मैं श्राप देता हूं कि उसके बच्चे बिना एसहोल के पैदा होंगे। ऑक्समैन दिखने में भले ही मोटा और मासूम था, पर वो एक्चुअली बहुत ही अस्ट्यूट और लॉयल था। और इसी दौरान ऑक्समैन एक ऐसी न्यूज़ देता है जिससे शाओशेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लॉरेंस, वो लॉरेंस जो कई सालों से मिसिंग था, वो वापस आ चुका था, और वो भी बुद्धिस्ट ईजन के साथ माउंट शिन्नोंग पर ही था। अचानक माउंटेन पीक पर एक स्पेशल पैसेज खुलता है और वहां से ईजन और उसके पीछे लॉरेंस बाहर आते हैं। 8 साल बाद अपने दोस्त को देखना एक अलग ही फीलिंग थी। लॉरेंस का चेहरा आज भी वैसा ही पेल और सिक लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हीरोइक स्पिरिट और टेरिफाइंग ऑरा थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। लॉरेंस बताता है कि पिछले 8 साल से वो लाइफ और डेथ के बीच झूल रहा था, क्योंकि उसके अंदर का ड्रैगन किंग सबके द्वारा कोवेटेड किया जा रहा था। उसकी सोल लगभग शैटर हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं एक साइकिक हूं, लॉरेंस ने कहा। भले ही मेरी बॉडी 8 साल तक बेड पर पड़ी थी, पर मेरा दिमाग लगातार कॉम्बैट और कल्टिवेशन कर रहा था। मैंने लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस को माइंड में फेस किया है, और ऊपर से उसकी ग्रैंडमदर ने लगातार प्योर एनर्जी से उसकी बॉडी को टेम्पर किया था, इसलिए बॉडी श्रिंक होने के बजाय और भी इंडिस्ट्रक्टिबल हो चुकी थी। ये दोस्तों का रीयूनियन सच में बहुत इमोशनल और पावरफुल था। इन सब ने बिना सोचे समझे डिसाइड कर लिया कि वो शाओशेन के साथ ह्यूमन वर्ल्ड जाएंगे, इमॉर्टल वर्ल्ड के इन एरोगेंट कल्टिवेटर्स को उनकी औकात दिखाने। वहां से निकलते वक्त शाओशेन की नज़र दूर एक क्लिफ पर पड़ती है। वहां अनडाइंग डिवाइन विंग्स फड़फड़ाती हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी, यांग चिंगचन। एक पल के लिए शाओशेन को लगा कि उसे जाकर हेलो बोलना चाहिए, फिर उसे उनके बीच की वो सारी बिटर और अनफ्रेंडली हिस्ट्री याद आ जाती है। वो अपने कदम रोक लेता है। उसने एक डीप फिलोसॉफिकल सच रियलाइज किया था। कुछ लोगों को वक्त के साथ उनकी यादों के सहारे, धीरे धीरे उनकी यादों के सहारे फेड होते जाना देना ही बेहतर होता है। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन गाइज, इस एपिसोड का सबसे माइंड ब्लॉगिंग क्लाइमैक्स तब आता है जब शाओशेन, लॉरेंस, ईजन, ऑक्समैन और क्राइसिस उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिवाइन आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वॉइड में 8 ब्लरी फिगर्स खड़ी थी। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो हेवन और अर्थ के साथ मर्ज हो चुके थे।
ये वही फिगर्स थी जो किसी वक्त लॉस्ट पैराडाइज में अपीयर हुई थीं। ध्यान से सुनना गाइस। लाओजी, बुद्धा, प्राइमोडियल लॉर्ड ऑफ हेवन, स्काईरीच, जुनती, सुनवू, ज्वांगजू और चियू, 8 सुप्रीम हाफ एंसेस्टर्स एक ही जगह पर खड़े थे। और अगर उस प्योर लैंड वाले ब्लैक टॉर्टोइज ओल्ड मैन को भी मिला ले तो टोटल 9 हाफ एंसेस्टर्स थे वहां पर। ये लिटरली अनबिलीवेबल था। शाओशेन का दिमाग ब्लैंक हो गया। चियू और प्राइमोडियल लॉर्ड तो दुश्मन थे ना, फिर ये दोनों एक साथ कैसे? अचानक शाओशेन को रियलाइज होता है कि ये हाफ एंसेस्टर्स यहां सिर्फ किंगचिंग की मदद करने नहीं आए थे। उनका गोल कुछ और ही था, एक ऐसा यूनिफाइड पर्पस जिसने उन्हें दुश्मनी भुलाने पर मजबूर कर दिया था। चियू उन सब से कहता है, तो ठीक है सभी लोग, हम ठीक 3 दिन बाद ड्रैगन आइलैंड के बाहर टाबू ओशन पर मिलेंगे। और देखते ही देखते वो बाकी 7 हाफ एंसेस्टर्स हवा में फेड होके गायब हो जाते हैं। अगले ही पल एक अर्थ शैटरिंग न्यूज शाओशेन और उसके दोस्तों को हिट करती है। ये हाफ एंसेस्टर्स अकेले ह्यूमन वर्ल्ड नहीं जा रहे थे, वो अपने दोस्तों, अपने डिसाइपल्स और यहां तक कि माउंट शिन्नोंग पर गैदर हुए उन सारे यंग टैलेंट्स को भी साथ ले जा रहे थे। चियू क्लियरली इशारा करता है कि ये एंशिएंट गॉड शिन्नोंग की ही आखिरी इच्छा थी। उन्हें डर था कि आने वाले फ्यूचर में ये इमॉर्टल वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में रिट्रीट कर रहे थे ताकि इंसानियत और कल्टीवेशन की सीड्स ऑफ होप को बचा कर रख सकें। ठीक 3 दिन बाद टाबी ओशन के बाहर का नज़ारा लिटरली गूज़बम्स देने वाला था। वहां हवा में हजारों कल्टीवेटर्स फ्लोट कर रहे थे, 9 हाफ एंसेस्टर्स, उनके डिसाइपल्स और सारी मेजर सेक्ट्स के टॉप जीनियसेस। और उन सब के सामने स्क्वीक स्क्वीक केके ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई और उस गोल्डन ओशन की लहरों को फाड़ते हुए वो मेजेस्टिक रेनबो कलर्ड एंसेस्ट्रल ड्रैगन डिवाइन शिप बाहर आ गई। उसकी वास्ट ड्रैकोनिक ऑरा से पूरा आसमान कांप रहा था। शाओशेन वो खड़ा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि उसने तो सिर्फ मदद मांगी थी, पर अनजाने में उसने एक ऐसी सुनामी को ट्रिगर कर दिया था जो ह्यूमन वर्ल्ड में कयामत लाने वाली थी। क्या ये आगमन ब्लेसिंग थी या फिर एक यूनिवर्सल डिजास्टर की शुरुआत? दोस्तों, आसमान का नज़ारा इस वक्त लिटरली किसी ड्रीम जैसा लग रहा था। एक तरफ वो मैसिव ड्रैगन शिप टाबू ओशन को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी 7 कलर्ड रेडियंस ने पूरे ओशन को जगमगा दिया था और उससे निकलने वाली ड्रैकोनिक ऑरा इतनी वास्ट थी कि किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहां लोग इतने ज्यादा थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एक वर्ल्ड माइग्रेट कर रहा हो। भले ही वो डिवाइन शिप एक छोटे माउंटेन जितनी बड़ी थी, लेकिन आसमान में डेंसली पैक्ड इन हजारों फिगर्स को वो अकेले अकोमोडेट नहीं कर सकती थी। तभी वहां सबसे पहले बुद्धा आगे आते हैं। वो अपना बुद्धिस्ट नेम चैंट करते हैं और उनके सर के पीछे 3 ग्लोइंग शरीरास फ्लोट करने लगते हैं। हजारों गोल्डन लाइट्स आसमान में बर्स्ट होती हैं और बुद्धा के सर के ऊपर एक छोटा सा पैराडाइस ओपन हो जाता है। सारे बोधिसत्वास, 500 आर्हट्स और जितने भी बुद्धिस्ट डिसाइपल्स थे, वो सब उड़ते हुए उस पैराडाइस के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद बारी आती है चैन सेक्ट के प्राइमोडियल बीइंग की। उन्होंने अपने सर पर एक पर्पल गोल्ड क्राउन और बॉडी पर यिन यांग डाओइस्ट रोब पहनी हुई थी। वो बस अपनी स्लीव्स वेव करते हैं और एक इतनी टेरिफाइंग एस्ट्रल विंड चलती है कि पूरा समुंदर हिल जाता है। चैन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स, यहां तक कि उनके टॉप 12 गोल्डन इमॉर्टल्स भी एक ही झटके में स्वीप होकर उनकी स्लीव्स के अंदर चले जाते हैं। उसके ठीक बाद तोंगतियान सेक्ट लीडर अपनी डिवाइन एबिलिटी यूज करते हैं। उनका एक मैसिव हाथ आसमान को लिटरली फाड़ देता है और स्पेस को फ्रीज कर देता है। उनके सारे डिसाइपल्स लाइट स्पॉट्स में रिफाइन होते हैं और सीधा उनकी इमॉर्टल एक्सटर्मिनेशन फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे हाफ मार्शल एंसेस्टर्स ने अपनी अपनी सुप्रीम एबिलिटीज यूज की और अपने डिसाइपल्स को अपने अंदर छुपे स्मॉल वर्ल्ड्स में रख लिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आखिर अभी भी यहां इतने सारे लोग क्यों हैं? चियो फ्राउन करते हुए कहते हैं, सच में वहां अभी भी इमेजिन करने से कहीं ज्यादा लोग बाकी थे। तभी वहां ज़्वांगज़ो एक बटरफ्लाई की फॉर्म में आते हैं। उनकी विंग्स फ्लैप होती हैं और एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन के थ्रू वो शियाओ चिन और बाकी 9 हाफ मार्शल एंसेस्टर्स को एक मैसेज भेजते हैं। एंसेस्टर गॉड शेननोंग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां से ले जाएं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, ह्यूमन वर्ल्ड कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये सुनते ही सब साइलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब एंसेस्टर गॉड शेननोंग ने आने वाले डेंजर को सेंस कर लिया था और वो इस दुनिया के सीड्स ऑफ होप को बचाकर ह्यूमन वर्ल्ड में प्रिजर्व करना चाहते थे। शियाओ चैन का दिमाग ये सब सुनकर पूरी तरह घूम चुका था। वो ह्यूमन वर्ल्ड का सिनर नहीं बनना चाहता था। अगर उसके इस एक्शन की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही आई तो वो 100 बार मरकर भी अपने पाप नहीं धो पाएगा।
उसके इस डर को सेंस करके चियो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और टेलीपैथिकली कहते हैं, डरो मत, ये हाफ मार्शल एंसेस्टर्स सब मॉर्टल रेल्म से ही आए थे। ये वहाँ कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड के गार्डियंस बनेंगे। धीरे धीरे सब लोग उस रेनबो ब्रिज के थ्रू शिप पर बोर्ड करते हैं। जब यान किंगचेन उड़ते हुए आती हैं और शियाओ चैन को जिंदा देखती हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बगल में खड़े ज़ैंग ज़ुआन का एक्सप्रेशन भी कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शियाओ चैन अभी भी जिंदा होगा। वो माउंटेन साइज एंसेस्ट्रल ड्रैगन शिप उन सब लोगों को लेकर वहां से निकल पड़ती है, पर शियाओ चैन, केके, बुद्धा, लाओजी और चियो वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अभी एक सेकंड बैच भी आने वाला था जिसके लिए इन्हें रुकना जरूरी था। शियाओ चैन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मदद मांगना एक ऐसी सेलेस्टियल आर्मी को ह्यूमन वर्ल्ड ले आएगा। उसने सोचा जब वो वेट ही कर रहे हैं तो क्यों ना वो अपने बाकी पुराने दोस्तों को भी ले आए। सीनियर, शियाओ चैन चियो से कहते हैं, क्या आप मेरे साथ कुछ दोस्तों को पिकअप करने चलेंगे? वो टीनैक्स को किसी भी हालत में इस सून टू बी डिस्ट्रॉयड इमॉर्टल वर्ल्ड में छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, चियो तुरंत अग्री करते हैं और अगले ही पल एक स्पेशियल टनल फाड़कर शियाओ चैन और केके को डायरेक्टली साउदर्न वेस्टलैंड के सबसे डीपेस्ट पार्ट में ले आते हैं। साउदर्न वेस्टलैंड की ये जगह आम कल्टिवेटर्स के लिए एक मौत का कुआं थी। वहां मैसिव एंशिएंट बीस्ट्स और प्रिमिटिव फॉरेस्ट्स थे। लेकिन जब चियो के आने से पहाड़ अलग हुए तो अंदर का नज़ारा एक सपने जैसा था। ये जगह सच में किसी पीसफुल पैराडाइज से कम नहीं थी। तभी वहां से साउदर्न वेस्टलैंड ड्रैगन हंसते हुए बाहर आता है। उसकी ब्लैक ड्रैगन आर्मर और इम्पोजिंग ऑरा बहुत इंटिमिडेटिंग थी, लेकिन शियाओ चैन को देखकर उसका चेहरा स्लगिश हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये यूथ अभी भी जिंदा है। हम यहाँ टीनैक्स को लेने आए हैं। चियो डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। ओल्ड ड्रैगन फ्राउन करता है। वो हमारा आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? शियाओ चैन बना कुछ बोले सीधा वो स्पार्कलिंग ड्रैगन हॉर्न निकालता है जो उसे उस बुढ़ी ड्रैगन ने दिया था। एक ओल्ड मैन टीनैक्स को देखना चाहता है। ये हॉर्न देखकर ओल्ड ड्रैगन बिल्कुल सुन पड़ जाता है। क्या क्या वो अभी भी जिंदा है? उसके पास बोलने को कोई लफ्ज नहीं थे। उसने चुपचाप पहाड़ के पीछे से 5 यंग ड्रैगन्स को बुला लिया। उनमें सबसे आगे टीनैक्स था। 4 साल बाद मिल रहे थे वो लोग। टीनैक्स अब काफी लंबा हो चुका था और उसकी आंखें किसी धारदार चाकू की तरह तेज हो चुकी थीं। शियाओ चैन टीनैक्स को जिंदा देखकर शौक और खुशी से भर जाता है। केके पीछे से स्क्वीक करता है, जैसे कंप्लेन कर रहा हो कि उसे क्यों भूल गया। टीनैक्स जो कभी मुस्कुराता नहीं था, उसके चेहरे पर आज एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो केके के लिए एक बड़ा सा पार्सल निकालता है जिसमें ढेर सारी साउदर्न वेस्टलैंड की रेयर स्पिरिट हर्ब्स थीं। वहां उन 5 ड्रैगन्स में एक और फेमिलियर फेस था, लिटिल अज़्योर ड्रैगन किंग। वो भी शियाओ चैन के पास आना चाहता था, तो शियाओ चैन ने रिस्पेक्टफुली ओल्ड ड्रैगन से परमिशन मांगी और ओल्ड ड्रैगन बिना हेजिटेट किए मान जाता है। जब वो सब वापस टबू सी के पास आते हैं तो शियाओ चैन ने खुइंगवांग वांग, यानलोरो वांग और लुनही वांग को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रिजन कंप्लीटली खाली था और वो वहां से मिसिंग थे। अब बारी थी सेकंड शिप की। चियो अपनी पीक पावर पर थे। उन्होंने हवा में 10 मार्शल एंसेस्टर्स जैसा कुछ ड्रॉ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया है। मैसिव अवतार्स एक के बाद एक उभर रहे थे। वहां सभी पावरफुल बीइंग्स आ चुके थे। चियो, लाओजी और बुद्धा तीनों ने सेंस कर लिया था कि वहां क्राउड में भी हाफ मार्शल एंसेस्टर्स छुपे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने बाकी सारे नॉर्मल कल्टिवेटर्स को अपने स्मॉल वर्ल्ड्स में अब्सॉर्ब कर लिया और बचे हुए लोग शिप पर बोर्ड करने लगे। तभी शियाओ चैन की नज़र फेयर स्नो पर पड़ती है। वो गॉर्जियस लड़की अपने यंग टैलेंट्स के बीच खड़ी थी, लेकिन शियाओ चैन को उन सुप्रीम बीइंग्स बुद्धा, लाओजी और चियो के बीच इतना कैजुअली खड़ा देखकर उसके होश बुरी तरह उड़ चुके थे। जैसे ही शिप निकलने वाली थी, आसमान से आवाज आती है, रुको। एक वाइट जेड जैसी सिंगल हॉर्न सीक्रेट बीस्ट पर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बैठी हुई आ रही थी। वो और कोई नहीं, इंपीरियल एंजल ज़ाओ लिनर थी। उसके ठीक पीछे 500 टॉप टीयर सन नाइट्स आ रहे थे। ये आम नाइट्स नहीं थे गाइस, ये एंशिएंट टाइम्स के वो वॉरियर्स थे जिन्होंने लिटरली गॉड्स और डीमंस का कचरा किया था। खुद बुद्धा ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि सोलर सेक्ट अपनी आधी ताकत ह्यूमन वर्ल्ड ले जा रहा है। शिप अभी आगे ही बढ़ रही थी कि अचानक टबू ओशन पर एक ऐसी आवाज आई जिसने वक्त को रोक दिया। आई एम अ बोधी ट्री, माई हार्ट इज लाइक अ मिरर। एक हेडलेस मंक जिसके कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे, वो गोल्डन लहरों पर चलते हुए आ रहा था। उसकी बॉडी से एक डार्क मिस्ट निकल रही थी, पर उसके मूवमेंट्स किसी इमॉर्टल जैसे थे। सब लोग हैरान थे कि ये बुद्धा जैसा पावरफुल ऑरा किसका है। सबको रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बुद्धिज्म के लेजेंडरी जीनियस शिनस्यू थे, वो इंसान जो सेकंड बुद्धा बनने के काबिल था। बुद्धा फ्राउन करते हैं और उन्हें रोकने के लिए अपनी बुद्धा लाइट उन पर मारते हैं।
लेकिन शिनस्यू हाथ हिलाकर उस अल्टीमेट अटैक को ब्लॉक कर देता है। बुढ़ा जोर से चिल्लाते हैं, शिनस्यू शिनस्यू शिनस्यू। तब जाकर वो हेडलेस कॉप्स शांत होती है और बुढ़ा की 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठकर शिप में आ जाती है। सॉवरेन किंगशिप फाइनली ड्रैगन आइलैंड पर पहुंचती है। जाओ चैन एक्साइटेड था कि जब वो गॉडेस क्विंगलियान के सामने इन 9 हाफ एंसेस्टर्स को खड़ा करेगा तो उसके चेहरे का डर देखने लायक होगा। लेकिन बूम! ड्रैगन आइलैंड पर पहुंचते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आसमान फटने की आवाज आती है और पूरा आइलैंड भयंकर तरीके से हिल रहा था। चियू शॉक में चिल्लाते हैं, वो लोग डिवाइन स्टेल पर अटैक कर रहे हैं। सबसे काम रहने वाले लाउजी के चेहरे पर भी डर था। ये प्राइमोर्डियल लॉर्ड और तोंगतियन हैं। ये लोग इतने रेकलेस कैसे हो सकते हैं? आइलैंड के ठीक ऊपर एक मैसिव और टेरिफाइंग व्हाइट सी ऑफ बोन्स और एक डरावना ग्लूमी कासल अपीयर हो चुका था। बुढ़ा ने ऊपर देखते हुए एक ठंडी सांस ली और कहा, लगता है अब हमें भी अटैक करना पड़ेगा। दोस्तों, उस डेथली स्टिल फॉरेस्ट में इस वक्त हवा इतनी ज्यादा हैवी थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। फेयर स्नो एक ट्री के टॉप पर खड़ी थी। उसकी पर्पल ड्रेस हवा में उड़ रही थी। वो सच में किसी फॉलन एंजल या फेरी की तरह लग रही थी, जिसे देखकर किसी का भी दिल मचल जाए। लेकिन उसके उस खूबसूरत चेहरे पर एक ऐसी स्नीयर और रूथलेस चार्म था जो किसी को भी मारने के लिए काफी था। उसके आसपास टाइगर क्लैन के कई मिडल एज्ड असैसिन्स और इमॉर्टल वर्ल्ड के यंग टैलेंट्स उसे गार्ड कर रहे थे। ये लोग कंटिन्यूसली एक बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट एमिट कर रहे थे, जिसने जाओ चैन, लॉरेंस, ईजेन, ऑक्समैन और क्रिसिस को एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया था। जाओ चैन फ्राउन करता है। क्या उस व्हाइट टाइगर का एंसेस्टर, वो व्हाइट टाइगर सेंट एम्परर भी यहाँ है? जाओ चैन सोचता है, वरना आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि चियू को मेरे साथ देखने के बाद भी ये मुझ पर हमला करने आ गए? जाओ चैन का चेहरा एकदम कोल्ड और काम था। वो उन सबसे कहता है, अगर तुम लोग मुझसे डील करना चाहते हो तो उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। टाइगर क्लैन का एक डेमीगॉड जिसका कल्टिवेशन लगभग लेविटेशन रेल्म के 6th लेवल पर था, वो जाओ चैन को बड़ी ही नफरत से घूरता है। तुझे मारना मेरे लिए अपनी जेब से कुछ निकालने जितना आसान है, वो चिल्लाता है। जाओ चैन ने पहले ही इनके क्लैन के काफी लोगों को मारा था, इसलिए ये डेमीगॉड जाओ चैन को अपने खून का प्यासा दुश्मन मानता था। पर ऐसी धमकियां अब जाओ चैन को प्रवोक नहीं कर सकती थीं। उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो आओ और ट्राई करके देख लो। कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो टाइगर क्लैन का डेमीगॉड पागलों की तरह चिल्लाया। जंगल में अचानक एक फियर्स विंड चली। उसने दहाड़ मारी और एक मैसिव व्हाइट लाइट की स्ट्रीक स्वीप की, जो हजारों पेड़ों को तोड़ती हुई सीधा जाओ चैन की तरफ आई। लेकिन तभी जाओ चैन की आंखों में एक कोल्ड ग्लिंट आई। उसने पीछे हटने के बजाय अपनी 8-फोल्ड एक्सट्रीम स्पीड यूज की और सीधा आगे चार्ज कर दिया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, हैंड ऑफ हेवन। उसका हाथ एकदम सफेद जेड की तरह चमक रहा था, लगभग ट्रांसपेरेंट, किसी हेवनली ब्लेड की तरह। और उस एक हाथ ने उस पूरी की पूरी बाउंडलेस व्हाइट एनर्जी वेव को चीर कर रख दिया। एक्सट्रीम स्पीड, किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, बस एक शैडो फ्लैश हुई और गायब हो गई। अगले ही सेकंड हवा में एक ब्लड वेव आसमान की तरफ उड़ी। जाओ चैन थोड़ी दूर जाकर रुका और उसके हाथ में उस डेमीगॉड का खून से लथपथ कटा हुआ सिर था। इंस्टेंट किल। जैसा तुमने कहा था, तुझे मारना जेब से कुछ निकालने जितना आसान था। और उसने एक झटके से वो कटा हुआ सिर जमीन पर फेंक दिया। वो टाइगर क्लैन का एक्सपर्ट लेविटेशन रेल्म के 6th लेवल पर होने के बावजूद इंस्टेंट किल हो गया। भले ही जाओ चैन 4th सेलेस्टियल लेयर पर था, लेकिन उसकी 8-फोल्ड स्पीड और हैंड ऑफ हेवन के सामने 2 लेवल्स का डिफरेंस कुछ भी नहीं था। ये सीन देखकर बाकी डेमीगॉड्स और यंग टैलेंट्स का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो सब जाओ चैन को घेरने आगे बढ़े। चुपचाप यहां खड़े रहो, जाओ चैन ने एक इमोशनलेस और ठंडी आवाज में चिल्लाया। तुम सब मॉर्टल रेल्म जाना चाहते हो ना, पर तुम्हारी इन हरकतों को देखते हुए मैं तुम्हें एंट्री नहीं लेने दूंगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सबको इस ड्रैगन आइलैंड पर हमेशा के लिए ट्रैप कर दूंगा। तू खुद को समझता क्या है? एक यंग प्रोडिजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जाओ चैन ने बिना कुछ बोले अपना जेड ब्रेसलेट यूज किया और स्पेस को फाड़ दिया। वो यंग प्रोडिजी एक स्पेशल पैसेज के अंदर खींच लिया गया। जाओ चैन ने अंदर टेलीपैथिक वॉइस भेजी, सीनियर तोंग हू, आप माउंट लू के प्रोटेक्टर हैं। एक लड़का यहाँ स्नीक इन करना चाहता है, आप इसके साथ जैसा चाहें वैसा कीजिए। अंदर से एक टायरानिकल एनर्जी वेव आती है। एक खून जमा देने वाली चीख आती है और वो यंग प्रोडिजी एक सेकंड में ब्लडी मिस्ट में बदल जाता है। जब उस स्पेस को सील किया गया तो फेयर स्नो और वो सारे डेमीगॉड्स और यंग टैलेंट्स पेट्रीफाई हो चुके थे। उन्हें अब जाके रियलाइज हुआ कि मॉर्टल रेल्म में एंटर करने की आखिर जाओ चैन के पास ही थी। लेकिन अचानक आसमान से एक बहुत ही ह्यूज प्रेशर उन सब पर गिरता है। जाओ चैन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये किसी हाफ एंसेस्टर का प्रेशर था। व्हाइट टाइगर हेवनली एम्परर वाकई में ड्रैगन आइलैंड पर आ चुका था। क्या वो जाओ चैन से जेड ब्रेसलेट छीनने आया था?
लेकिन तभी एक और मैसिव प्रेशर वहां उस टाइगर एम्परर से टकराता है। ये प्योर लैंड के ब्लैक टर्टॉइज एंसेस्टर थे, जिन्होंने उस डिवाइन स्टेल पर अटैक नहीं किया था। दोनों सुप्रीम बींग्स का प्रेशर थोड़ी देर टकराता है और फिर गायब हो जाता है। फेयर स्नो और उसके साथी बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहां से भाग निकलते हैं। हमारा क्रिसिस पीछे से जोर जोर से हंसता है, और इतना सरप्राइजिंगली इस बार वो हकलाता भी नहीं है। इस मैटर के सॉर्ट होते ही जाओ चेन अपने दोस्तों से टेम्परेरली अलग होकर आसमान में उड़ता हुआ वापस उस घोस्ट टाउन की तरफ जाता है। उसे फील हो रहा था कि आसमान से कुछ उसे बुला रहा है। वहां सीन बिल्कुल ही माइंड बेंडिंग था। 100 मीटर ऊंची घोस्ट टाउन की दीवार पर वो ह्यूज धर्मावील बिविचिंग रेडियंट से चमक रहा था, और बुड्ढा के ठीक सामने एक डिशेवल्ड बालों वाला ईविल डाविस्ट खड़ा था, जिनकी आंखों में एक बहुत ही ऑमिनस और खतरनाक ग्लिंट था। उस इंसान का ऑरा क्लियरली बता रहा था कि वो एक हाफ स्टेप एंसेस्टर लेवल एक्सपर्ट है, वरना वो अकेले बुड्ढा के सामने नहीं खड़ा हो पाता। डोंग! उस धर्मा व्हील से ऐसी लाउड आवाज आती है जो पूरे ड्रैगन आइलैंड में गूंज उठती है। वो व्हील बुरी तरह से शेक करता है और दीवार से टूटकर बाहर निकल आता है। दीवार पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिनमें से काले रंग का खून बहने लगता है। दाओइस्ट जय यिन, क्या तुम अभी भी वापस नहीं आओगे? बुड्ढा ने अपने सुप्रीम लायंस रॉर यूज करके चिल्लाया, ताकि वो उस ईविल दाओइस्ट को सबड्यू कर सके। बज़! एक डेफनिंग मेटालिक साउंड वापस आती है। वो व्हील छोटा होकर उस दाओइस्ट के हाथ में आ जाता है। बुड्ढा लगातार 3 बार चिल्लाते हैं। कहा जाता है कि बुड्ढा की ये 3 दहाड़ें किसी पियरलेस मीनियल डीमन को भी 1 सेकंड में अच्छा इंसान बनाकर बुड्ढा बना सकती हैं। लेकिन इस बार वो ईविल दाओइस्ट बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलेस खड़ा था। उल्टा वो बुड्ढा को ही ज्ञान देने लगता है। ब्रदर बुड्ढा, तुम गलत हो। बुड्ढा शांति से कहते हैं, तुम मैं हूं और मैं तुम हूं, हम दोनों में क्या फर्क है? डाविस्ट जेयिन हंसते हुए कहता है, रॉन्ग। तुम बुड्ढा हो और मैं डाविस्ट जेयिन हूं। तुम हो और मैं हूं। ये सुनते ही दूर खड़े सभी स्पेक्टेटर्स का दिमाग फटने वाला था। डाविस्ट जेयिन तो बैटल ऑफ कॉन्फर्मेंट के टाइम वेस्टर्न सेक्ट का फर्स्ट कल्ट मास्टर था, और डाविस्ट जुंटी सेकंड कल्ट मास्टर। तो आखिर बुड्ढा और डाविस्ट जेयिन के बीच क्या कनेक्शन था? रिटर्न टू वन, बुड्ढा ने स्ट्रिक्टली कहा, और उनके पीछे से उनकी 3 गोल्डन रेलिक्स शूटिंग स्टार्स की तरह उस डाविस्ट पर अटैक करने निकल पड़ी। ब्रदर बुड्ढा, तुमने एक निशान छोड़ दिया है, डाविस्ट जेयिन स्नियर करता है। उसके हाथ में एक आयरन हॉर्स टेल विस्क आता है और वो उसे आगे स्वीप करता है। भाई, एक हाफ एंसेस्टर के बीच की बैटल का माइट कितना अनफैदमेबल होता है, ये यहां दिखा। जैसे ही वो रेलिक्स और विस्क टकराएं, वहां का स्पेस डिस्ट्रॉय हो गया और एक ब्लैक होल बन गया। ये कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं था। अगर इसमें कोई गॉड या डीमन भी चला जाए तो उसकी बॉडी और सोल दोनों परमानेंटली मिट जाएगी। बुड्ढा और डाविस्ट जेयिन अपनी अटैक्स को ऐसी एक्सट्रीम प्रिसिजन के साथ कंट्रोल कर रहे थे कि एनर्जी बाहर फैल नहीं रही थी, पर उसकी किलिंग ऑरा इतनी डेडली थी कि एक हाफ एंसेस्टर भी इस ब्लैक होल में पूरी तरह तबाह हो सकता था। उसके बाद बुड्ढा ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया, 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म। ये स्पार्कलिंग और प्योर एनर्जी लोटस सीधा उस डाओइस्ट पर गया। बदले में डाओइस्ट ने अपना धर्मा व्हील यूज किया, जो एक बड़े घर जितना बड़ा हो गया था। ब्लैक लाइट और स्पार्कलिंग प्योर लाइट की जब टक्कर हुई तो उस पॉइंट पर एक डेवस्टेटिंग आई ऑफ स्टॉर्म बन गया। इन दोनों के बीच की टक्कर से दूर के पहाड़ तक शेक होने लगे, जैसे वो उखड़कर उस स्टॉर्म में खींच लिए जाएंगे। कुछ ही देर बाद बुड्ढा और डाविस्ट जेयिन अपने अपने आर्टिफैक्ट्स वापस ले लेते हैं। थैंक यू मुझे जिंदा करने के लिए, डाविस्ट जेयिन ठंडी आवाज में कहता है। एंशिएंट वॉर में तुम अकेले भाग गए थे और मेरी सोल यहां भटक रही थी। अब हमारा हिसाब बराबर है। ये देखते ही दूर खड़े ब्लैक टॉर्टॉइज एंसेस्टर शांति से साय करते हैं। डेस्टिनी ट्विन डिवाइन एबिलिटी वाकई में पीएलएस है। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, सबके होश उड़ गए। क्या बुड्ढा और डाविस्ट जेयिन सेम इंसान है? क्या बुड्ढा उस डेस्टिनी ट्विन एबिलिटी के एक्सपर्ट हैं? बुड्ढा गुड थे और डाविस्ट जेयिन ईविल थे। एंशिएंट टाइम्स में ईविल वाला मर गया था और उसकी आत्मा उस व्हील में कैद थी, पर क्योंकि बुड्ढा यानी गुड हाफ जिंदा थे, इसीलिए वो ईविल हिस्सा परमानेंटली मरा नहीं था, और आज बुड्ढा ने ही अनजाने में अपने उस ईविल काउंटरपार्ट को वापस जिंदा कर दिया था। डाविस्ट जेयिन वहां से उस खूनी पर्दे को फाड़ते हुए उड़कर निकल जाता है, और कुछ देर बाद बुड्ढा और उनके पीछे वो हेडलेस शिनस्यू भी वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा भूकंप तो अब आने वाला था। दूसरी तरफ प्राइमोर्डियल लॉर्ड ऑफ हेवन और बाकी सारे सुप्रीम गॉड्स मिलकर पागलों की तरह उस गोस्ट टाउन की 100 मीटर टॉल वॉल को तोड़ने में लगे थे। पर वो वॉल इतनी मजबूत थी कि इन सब हाफ एंसेस्टर्स के कंबाइंड अटैक से भी बस कुछ ही क्रैक्स पड़ रहे थे। तभी अचानक एक बहुत ही एजेड और डरावनी साय गूंजती है। वो आसमान छूती हुई ह्यूज वॉल अचानक से हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से कोई उन्हें अपने हाथों पर उठा रहा हो।
और अगले ही सेकंड सब डर के मारे चीखने लगते हैं। वो पूरी की पूरी माउंटेन रेंज जैसी ब्लैक सिटी वॉल और वो मैसिव हेवनली मॉन्यूमेंट जमीन से उखड़ने लगते हैं। पर इन्हें कौन उठा रहा था? वो देखो, एक इंसान चिल्लाया। जमीन के नीचे एक ऐसी बुढ़ी ड्रैगन थी जिसकी शक्ल पूरी तरह से अनरिकग्नाइजेबल थी। उसके हॉर्न्स और क्लॉज गिर चुके थे, उसकी स्केल्स पूरी तरह झड़ चुकी थीं और उसकी स्किन डल थी। ये वही बुढ़ी ड्रैगन थी जो शियाओ चैन को मिली थी। और इस वीक सी लगने वाली बुढ़ी ड्रैगन ने उस मैसिव सिटी वॉल और हेवनली मॉन्यूमेंट को अकेले ही अपनी पीठ और क्लॉज पर उठा लिया था। भाई साहब, एक कर्स्ड और भुलाई जा चुकी ड्रैगन रेस के पास ऐसी ताकत थी जो सिर्फ एंसेस्टर गॉड्स के पास होती है। इसका फायदा उठाते हुए प्राइमोनियल लॉर्ड डाओइस्ट जुनती, चियो और लाओत्सी सीधा उस गोस्ट टाउन के फाउंडेशन यानी नीचे वाले हिस्से पर जाते हैं। क्लैंग। डाओइस्ट जुनती ने फाउंडेशन खोदकर एक 7 कलर्ड ऑमिनस सॉर्ड निकाली। प्राइमोर्डियल लॉर्ड ने वहां से एक एंशिएंट स्टाफ ढूंढ निकाला। चियो ने एक आयरन स्पीयर डिग आउट किया और तोंगक्यान ने एक एंशिएंट शील्ड। ये सारे सुप्रीम गॉड्स यहां अपने एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को निकालने आए थे। पर इस लूटमार के बीच उस बुढ़ी ड्रैगन ने एक बहुत ही श्रिल चीख मारी। पूरा ड्रैगन आइलैंड ऐसे हिलने लगा जैसे वो उस पूरे गोस्ट टाउन को उलट देने वाली हो। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसी ऑरा आई जो एक ओशन से भी वास्ट थी। आसमान में अचानक से एक हेवनली मॉन्यूमेंट का फैंटम अपीयर हुआ और फिर एक और। देखते ही देखते उन फैंटम्स के आने से वो रियल हेवनली मॉन्यूमेंट जो जमीन से उखड़ चुका था वो एक भयंकर क्रैश के साथ वापस जमीन पर गिर गया और वो मैसिव सिटी वॉल भी दोबारा अपनी जगह पर आकर सील हो गई। दोस्तों, ड्रैगन आइलैंड के सेंटर में इस वक्त नज़ारा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो मैसिव और टेरिफाइंग हेवनली मॉन्यूमेंट बुरी तरह से शेक कर रहा था। उससे निकलने वाली बेलफुल एनर्जी सीधा आसमान का सीना चीर रही थी और आसमान में वहां एक एंशिएंट फ्लोटिंग कासल मंडरा रहा था। ये वो गोस्ट टाउन नहीं था जिसे हमने पहले देखा था, बल्कि ये कुछ और ही था। उतना ही सिनिस्टर, उतना ही डार्क और अनबिलीवेबली टेरिफाइंग। सॉवरेन किंग शिप से सबसे पहले बाहर आने वाले शख्स थे बुद्धा। उन्होंने शांति से अपना बुद्धिस्ट नेम चैंट किया। उनके सर के पीछे वो 3 ग्लोइंग रेलिक्स मिलियंस और बिलियंस रेज ऑफ मल्टी कलर्ड लाइट एमिट कर रही थीं। उन्होंने अपना प्योर लैंड ऑफ अल्टीमेट ब्लिस ओपन किया और उनके अंदर से सारे बुद्धि सत्वाज और अरहट्स उड़ते हुए बाहर आने लगे। उनके ठीक पीछे था वो हेडलेस मंक शिनस्यू। बिना सिर का वो मंक बिल्कुल चुपचाप बुद्धा के पीछे चल रहा था और बाकी सारे बुद्धिस्ट डिसाइपल्स उसे एक इनएक्सप्लिकेबल सरप्राइज और डर के साथ घूर रहे थे। इसके बाद आसमान का स्पेस बुरी तरह फटा और वहां से लाओत्सी और चियू ने भी एंट्री मारी, अपने साथ हजारों प्रैक्टिशनर्स को रिलीज करते हुए। जब शिप पर मौजूद आखिरी इंसान ने भी ड्रैगन आइलैंड पर कदम रख लिया, तब उस सॉवरेन किंग शिप ने एक बहुत ही मोनफुल, दिल दहला देने वाली विसल बजाई। उस मैसिव ब्लैक स्कल शिप के आसपास हजारों घोंसली फिगर्स मंडरा रहे थे और वो धीरे धीरे टब्यू ओशन की उन डार्क गहराइयों में वापस चली गई, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। लाओत्सी, बुद्धा और चियू, ये तीनों सुप्रीम हाफ एंसेस्टर्स एक ही सेकंड में स्पेस टेयर करके गायब हो गए और होराइजन में बस ब्लरी फिगर्स बनकर रह गए। लेकिन शोर पर खड़े बाकी कल्टिवेटर्स का हाल बुरा था। उनके होश पूरी तरह उड़ चुके थे, क्योंकि इस कर्स ड्रैगन आइलैंड पर कदम रखते ही उन सब की पावर्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुकी थीं। जो लोग हाफ गॉड रेल्म में थे, उनकी ताकत उससे भी नीचे गिर चुकी थी और कुछ बस मुश्किल से हाफ गॉड लेवल पर टिके थे। लेकिन उन हाफ मार्शल एंसेस्टर्स पर इस कर्स का कोई खास असर नहीं दिख रहा था। उनकी अप्रेसिव ऑरा और माइट अभी भी उतनी ही टेरिफाइंग थी जितनी पहले थी। ये देखकर सभी कल्टिवेटर्स अंदर ही अंदर साय करते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि इन सुप्रीम बीइंग्स और उनके बीच 1-2 रेल्म्स का नहीं, बल्कि एक ऐसी अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ का डिफरेंस है जिसे लांघा नहीं जा सकता। लेकिन किसी ने वहां रुकने का डिसीजन नहीं लिया। सबके सब आइलैंड के सेंटर की तरफ पागलों की तरह भागने लगे। उन सबको अपनी आंखों से उन हाफ मार्शल एंसेस्टर्स का वो बोल्ड और सुसाइडल मूव देखना था। वो लोग हेवनली स्टील को हिलाने जा रहे थे। हालांकि आधे से ज्यादा कल्टिवेटर्स अब उड़ नहीं सकते एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ लोग सैवेज बीस्ट्स के ऊपर बैठ गए, कुछ अपने दोस्तों की मदद से आगे बढ़ने लगे। एक मैसिव डार्क टाइडल वेव की तरह प्रैक्टिशनर्स का ये समुद्र आइलैंड के सेंटर की तरफ बढ़ रहा था। इमॉर्टल मेनलैंड से आई हुई ये कल्टिवेटर्स की आर्मी इतनी वास्ट और बाउंडलेस थी कि आइलैंड के सबसे खतरनाक सैवेज बीस्ट्स ने भी डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया था। अब आते हैं बोन सी के सेंटर में। वहां का नजारा किसी एपिक मैथोलॉजिकल वॉर जैसा था। प्राइमोरियल लॉर्ड के बाल पूरी तरह से डिसेबल्ड और बिखरे हुए थे। उनके सर का वो मेजेस्टिक पर्पल गोल्ड क्राउन बुरी तरह क्रैक हो चुका था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जेड रूई पूरी ताकत से वेव किया और उसमें से माउंटेन्स जितनी थिक ग्रीन लाइट्स शूट हुईं, जो सीधा हेवनली मॉन्यूमेंट पर जाकर टकराईं। उधर टोंगटियन सेक्ट लीडर का डाओइस्ट रोब चिथड़ों में फट चुका था।
उनकी 4 इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड्स से केओटिक स्वॉर्ड एनर्जी की नदियां निकल रही थीं, जो उस डिवाइन स्टील को लगातार स्लैश कर रही थीं। और क्वाजी अर्थ डाउइस्ट अपनी वंडरस ट्री ऑफ 7 ट्रेजर्स को लगातार ब्रश कर रहे थे, जिसमें से टेन्स ऑफ थाउजेंड्स रेनबो लाइट्स उस पत्थर पर लैंड कर रही थीं। लेकिन वो एंशिएंट हेवनली स्टील, वो एक जायंट माउंटेन की तरह अपनी जगह पर मोशनलेस खड़ा था। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टा उसमें से एक बाउंडलेस ब्लैक फॉग रोल आउट होने लगा, जो सीधा आसमान के बादलों को चीरते हुए ऊपर गया और उस मिस्टीरियस फ्लोटिंग कैसल से रेजोनेट करने लगा। बुद्धा, लाओत्जी और चियू भी आसमान में उड़ते हुए उस डेथ एंशिएंट कैसल की तरफ जाने लगे। वहां ऐसी हेजी ब्लैक मिस्ट सर्ज कर रही थी कि कोई देख नहीं पा रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। बस एक प्योर ईविल और टेरिफाइंग एरीनेस फील हो रही थी। और फिर धीरे धीरे वो कैसल सबकी नजरों से ब्लर होने लगा। आखिर चल क्या रहा है? ये हाफ मार्शल एंसेस्टर्स उस हेवनली स्टील को क्यों हिला रहे हैं? पीछे आने वाले कल्टीवेटर्स डर और कंफ्यूजन से कांप रहे थे। तभी बोन सी के पास उस डेथली स्टिल फॉरेस्ट से एक जानी पहचानी आवाज आती है। शाओचेन, यहां आओ। ये हमारा प्यारा लिटिल फैटी ऑक्समैन था। उसके साथ लॉरेंस, बुद्धिस्ट ईजन और वो वल्गर क्राइसिस खड़े हुए शाओचेन को वेव कर रहे थे। शाओचेन तुरंत के टेनैक्स और बाकी दोस्तों को लेकर उनके पास पहुंचता है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है। जैसे ही लॉरेंस की नज़र उस ह्यूमनॉइड एज़्योर ड्रैगन किंग पर पड़ती है, वो पूरी तरह बिविल्डर हो जाता है। उसकी आंखों में एक एक्सट्रीम एक्साइटमेंट और आंसू आ जाते हैं। उसने उस फैमिलियस सोल फ्लक्चुएशन को पहचान लिया था। लिटिल एज़्योर ड्रैगन! लॉरेंस की आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। वो एज़्योर ड्रैगन किंग, जो अब एक 11-12 साल के निहायत ही हैंडसम यूथ में बदल चुका था, जिसके ग्रीन बालों के बीच से ड्रैगन हॉर्न्स दिख रहे थे, वो अपना सर भारी मन से हिलाता है और चलकर लॉरेंस के पास आता है। क्या ये सच में लिटिल एज़्योर ड्रैगन है? लॉरेंस खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक कड़वाहट भी थी। 8 साल पहले वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ था और उसने सोचा था कि शायद वो इस जन्म में दोबारा अपने ड्रैगन से नहीं मिल पाएगा। और सरप्राइजेस यहाँ खत्म नहीं हुए। बुद्धिस्ट ईजहन के पीछे से एक और यूथ बाहर आता है, जिसने जेड ग्रीन बैटल आर्मर पहना था। ये जेड ड्रैगन किंग था। ऑक्समैन के पीछे से एक 13-14 साल का फिजिकली रोबस्ट और लाइटनिंग आइज वाला यूथ आता है, जिसकी पीठ पर एक सेक्रेड स्वॉर्ड थी। ये डार्क ड्रैगन किंग था। और शाओचेन के साथ सिल्वर आर्मर पहने हुए वो स्टबर्न और अलूफ टेनैक्स। 8 साल के लंबे सेपरेशन के बाद आज ये चारों ड्रैगन किंग्स ड्रैगन आइलैंड पर रीयूनाइट हो रहे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बैटल इंटेंट भी था, हॉस्टिलिटी भी थी और भाइयों वाला एक डीप किनशिप भी था। लेकिन इस इमोशनल सीन के बीच हमारा रेचेड क्राइसिस कहाँ चुप रहने वाला था। वो हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये बस 4 ड्रैगन्स ही तो हैं। ये मेरे इस माउंट जितने ओबीडियंट कैसे हो सकते हैं? ये बोलते ही उसने अपना वो मिस्टिकल लिटिल वाइट डोंकी बाहर निकाल लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये डोंकी असल में लेजेंडरी नंबर 1 सेलेस्टियल हॉर्स है। बस इसने अभी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। उसकी ये बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। किसी ने भी उसकी बकवास को सीरियसली नहीं लिया। शाओचेन सीरियस होते हुए पूछता है, प्राइमोर्डियल लॉर्ड और बाकी लोग उस डिवाइन मॉन्यूमेंट पर अटैक क्यों कर रहे हैं? ऑक्समैन उस बोन सी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, ये बुढ़े लोग खुद मार खाने वाले काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उस घोस्ट टाउन में कुछ छोड़ा हुआ सेंस हुआ है और वो उसकी सील तोड़ना चाहते थे। पर नतीजा क्या हुआ? वो अब पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हेवनली मॉन्यूमेंट ने उन्हें लॉक कर लिया है। ऑक्समैन को पता था कि शाओचेन का उन हाफ एंसेस्टर्स के साथ पंगा है, तो वो शाओचेन की साइड लेते हुए अपना ह्यूज हॉर्न हिलाता है। सही बताऊं तो हमें उस हेवनली मॉन्यूमेंट को इन्हें हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए। चुप रहो! शाओचेन ने जल्दी से उस लिटिल फैटी को रोका। हाफ एंसेस्टर्स के पास टेरिफाइंग एबिलिटीज होती हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली तो हम सब मारे जाएंगे। तभी जंगल से एक प्यारी सी लाइट लाफ्टर आती है। 2 छोटी लॉलीज पेड़ों के ऊपर से जंप करती हुई वहां आती हैं। ये एम्परर इग्जुआन की बेटियां लिंगलोंग और बनी थीं। शाओचेन इन्हें देखकर स्टार्टल हो जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो स्टोवेज हो। लिंगलोंग गिगल करते हुए कहती है, बिग ब्रदर शाओचेन, हमने डिसाइड किया है कि हम आपके साथ ह्यूमन वर्ल्ड जाएंगे। शाओचेन फ्राउन करता है। वो इन दोनों आफत की पुदियों को प्रवोक नहीं करना चाहता था। केके, इनके पास जाओ। वो केके को आगे कर देता है।
केके उन लॉलीज की फायरी नज़र देखकर डर जाता है और वूश करके उन चारों ड्रैगन किंग्स के पीछे जाकर छिप जाता है। हमारा थर्की क्राइसिस उन लॉलीज को देखकर खुश हो जाता है। उसे याद आता है कि ये वही 7-8 साल की बच्चियां हैं जो 4 साल पहले मिली थीं। वो एक ईविल और मिस्चीवियस लाफ देता है, लॉ 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 लॉ। लेकिन ये लॉलीज बहुत तेज थीं। उन्होंने तुरंत उस रेचिड आदमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। रेचिड, डिस्पिकेबल, इसे 3 रियल्म्स पाउच में डालकर आहवांग को खिला दो। वो दोनों चिल्लाईं। के दूर से ये पिटाई देखकर थोड़ा घबरा जाता है। ठीक उसी पल शाओ चेन को अचानक एक शार्प फीलिंग आती है। कोई उन्हें डार्क जंगल से स्पाई कर रहा था। लॉरेंस और ईजन ने भी इसे नोटिस कर लिया था। क्राइसिस ने जल्दी से उन लॉलीज से जान छुड़ाई, अपना बड़ा सा किचन नाइफ निकाला और हवा में गायब हो गया। एक सुप्रीम असासिन होने के नाते डिटेक्शन और कंसीलमेंट उसके बाएं हाथ का खेल था। क्लैंग, जंगल की गहराइयों से स्पार्क्स निकलते हैं। उस वल्गर आदमी ने अपने नाइफ से एक व्हाइट शेल्ड लिटिल टॉर्टॉइज को बाहर निकाल फेंका। वो लिटिल टॉर्टॉइज पूरी तरह गुस्से में था। उसकी आंखें शिफ्टी थीं और उसने आते ही क्राइसिस के मुंह पर लगातार 3 मुक्के जड़ दिए। हालांकि क्राइसिस ने डॉज कर लिया, पर वो टॉर्टॉइज की लाइटनिंग स्पीड देखकर हैरान था। ये वही है। शाओ चेन शॉक में था। ये सिटी ऑफ टिया वाला वही टॉर्टॉइज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये भी उनके साथ स्नीक इन कर लेगा। शाओ चेन ने तुरंत क्राइसिस को रोका और अपने कपड़ों से वो स्पार्कलिंग जेड लाइक ड्रैगन हॉर्न निकालकर हिलाया, जो हॉर्न उसे सेक्रेड माउंटेन की बुढ़ी ड्रैगन ने उसके भाई के लिए दिया था। जैसे ही उस टॉर्टॉइज ने वो हॉर्न देखा, वो वहीं पेट्रीफाई हो गया, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। और अगले सेकंड वो एक सफेद लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ा। शाओ चेन के हाथ से वो हॉर्न छीना और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये हॉर्न सेक्रेड माउंटेन की उस बुढ़ी ड्रैगन ने मुझे तुम्हें देने को कहा था, शाओ चेन जेंटली बोलता है। उस टॉर्टॉइज की आंखों में आंसू थे। वो इतना इमोशनल हो गया था कि वो एक झटके में वहां से बहुत दूर भाग गया। टेनैक्स और बाकी ड्रैगन्स ने भी ये सुना था। शाओ चेन उनसे कहता है, क्योंकि तुम लोग वापस आ गए हो तो तुम्हें भी जाकर उस ओल्ड मैन से मिलना चाहिए। ये सुनते ही वो चारों यंग ड्रैगन्स आसमान में उड़ते हैं और ड्रैगन सीक्रेट माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। के भी उन लॉलीज से बचने के लिए तुरंत उनके पीछे भाग निकलता है। ड्रैगन रेस भले ही कितनी पावरफुल हो, पर उनका कर्स एक डार्क शैडो बनकर उनके पीछे पड़ा था और वो जानते थे कि बिना एंसेस्ट्रल फोर्स के उनका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो सीन होने वाला था वो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रंबल, एक ऐसी आवाज आती है जैसे पूरा आसमान और जमीन फट चुके हों। आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। लाओजी, बुद्धा और ची यू, इन तीनों आतंकी एक्सपर्ट्स ने मिलकर उस फ्लोटिंग एंशिएंट कासल का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था, लेकिन बदले में उस कासल की मर्डरस ऑरा ने इन तीनों को बुरी तरह रिपेल किया और वो तीनों सीधा बोन सी की तरफ आकर गिरे। प्योर लैंड के उस ब्लैक टॉर्टॉइज ओल्ड एंसेस्टर को छोड़कर बाकी 8 हाफ एंसेस्टर्स अब एक साथ मिलकर उस डिवाइन मॉन्यूमेंट को हिला रहे थे। वो क्या है? वहां खड़े सभी लोग आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगे। उस बोन फॉरेस्ट के ऊपर फ्लोटिंग एंशिएंट कासल का वो टूटा हुआ हिस्सा अचानक से ब्राइट रेड कलर में ग्लो करने लगा था और फिर वहां से खून बहने लगा। कोई नॉर्मल ब्लड नहीं, बल्कि एक मैसिव बाउंडलेस ब्लड वाटरफॉल आसमान से सीधा नीचे गिरने लगा। पूरा आसमान उस खून से लाल हो चुका था। ब्लड की ये नदी सीधा डिवाइन मॉन्यूमेंट पर आकर गिर रही थी। ये सीन इतना टेरिफाइंग, इतना ब्लडी और गोरी था कि किसी की भी रूह कांप जाए। 3 किलोमीटर लंबा ब्लड वाटरफॉल, और ये कोई इल्यूजन नहीं था, ये रियल ब्लड था। पूरा आसमान स्कारलेट रेड हो चुका था। उस ब्लड सोक डिवाइन मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे वो लेजेंडरी गोस्ट टाउन धीरे धीरे फिजिकल फॉर्म लेने लगा। अंदर से हजारों लाखों स्केलेटन्स की क्रीकिंग आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाउंडलेस एंशिएंट बैटलफील्ड वापस जिंदा हो चुका हो। उस गोस्ट टाउन से निकलने वाली बेलफुल ऑरा आसमान फाड़ रही थी। मॉन्यूमेंट की क्रशिंग पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन ये हाफ एंसेस्टर्स आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। प्राइमोर्डियल लॉर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी आंखें फटी हुई थीं। उन्होंने उस इनॉर्मस प्रेशर को फिजिकली रेजिस्ट किया और एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए सीधा उस गोस्ट टाउन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। आखिर उस टाउन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये सुप्रीम गॉड अपनी जान दांव पर लगा रहे थे? टोंगटियन सेक लीडर का रूप भी देखा नहीं जा रहा था। उनकी 4 स्वॉर्ड्स उस टेरिफाइंग ब्लड लाइट को काट रही थी और वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस इल्यूजरी गोस्ट टाउन की तरफ बढ़ रहे थे।
डाओइस्ट झोंगटी एक हाथ में वंड्रस ट्री और दूसरे में एग्जॉर्सिज्म पेसल पकड़े उस मैसिव ब्लड लाइट को रोक रहे थे। उनके फोरहेड से ऑलरेडी खून निकल रहा था, पर वो आगे बढ़े जा रहे थे। सब हैरान थे कि ये हाफ एंसेस्टर्स इतने पागल कैसे हो सकते हैं। ये उस कर्स को चैलेंज कर रहे थे जिसने पूरे ड्रैगन आइलैंड को सील किया हुआ था। उधर बुद्धा अपने गोल्डन रेलिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके साथ वो हेडलेस शिनसियू भी था। वो दोनों एक साथ उस मॉन्यूमेंट की डिस्ट्रक्टिव ब्लड लाइट को फेस कर रहे थे। धीरे धीरे वो इल्यूजरी गोस्ट टाउन और क्लियर हुआ और एक 100 मीटर टॉल मैसिव सिटी गेट सबके सामने आ गया। सब ये देखकर शॉक हो गए कि बुद्धा आखिर क्या चाहते थे। वो उस सिटी गेट पर एम्बेडेड उस ह्यूज धर्मा व्हील को लेने वहां गए थे। बुद्धा ने अपना बुद्धिस्ट मंत्र चैंट किया और उनके 12 लोटस प्लेटफॉर्म्स उस धर्मा व्हील के आसपास घूमने लगे। वो उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उस धर्मा व्हील के अंदर से एक डाओइस्ट बाहर चलकर आता है। ये कोई और नहीं, गाइड था। बुद्धा जोर से चिल्लाते हैं, गाइड, तुम अभी तक अपनी पोजीशन पर वापस क्यों नहीं आए? और ठीक उसी स्प्लिट सेकंड में दूर खड़े शाओ चेन को एक अजीब सा झटका लगता है। उसकी मिस्टीरियस इंट्यूशन, उसका सिक्स्थ सेंस उसे चीख चीख कर बता रहा था कि उसके लिए एक बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी आने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है, पर वो उसे क्लियरली फील कर पा रहा था। पर उसकी ये डीप कॉन्टेम्पलेशन अचानक से एक आवाज से टूट जाती है। हैं। एक बहुत ही अब्रप्ट और ठंडी स्नियर पीछे से आती है। शाओ चेन मुड़कर देखता है तो उसके आसपास पियरलेस फेयर स्नो, टाइगर क्लैन के कुछ मिडिल एजेड असैसिन्स और कई यंग टैलेंट्स ने उसे घेर लिया था। क्या तुम मेरी अपॉर्चुनिटी को रोकना चाहते हो? शाओ चेन एक ठंडी स्माइल के साथ सोचता है। ये लोग उसे यहाँ एम्बुश करके मारना चाहते थे, लेकिन शाओ चेन के अंदर अब डर नाम की कोई चीज नहीं थी। आज कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। दोस्तों, सीन इतना टेरिफाइंग था कि एक हाफ एंसेस्टर तक वहां डम फाउंडेड खड़ा था। वो बुद्धि ड्रैगन अपनी आखिरी सांस पर थी, पर उसने उस पूरे के पूरे गोस्ट सिटी और उस कोलोसल हेवनली स्टेल को अपने कंधों पर उठा रखा था। हेवनली स्टेल आसमान में बुरी तरह शेक कर रहा था, और तभी आसमान से दो और मैसिव मॉन्यूमेंट्स के शैडोज यानी फैंटम्स उड़ते हुए आते हैं और सीधा उस गोस्ट टाउन में लैंड करते हैं। ये फैंटम्स उस ओरिजिनल ड्रैगन हॉर्स हेवनली मॉन्यूमेंट के साथ लाइन अप हो जाते हैं और तीनों मिलकर उस गोस्ट टाउन को दोबारा सप्रेस करने लगते हैं। इस अल्टीमेट सप्रेशन की वजह से गोस्ट टाउन की वो 100 मीटर वॉल वापस गिरने लगती है। उस बुद्धि ड्रैगन के लिए इस दबाव को झेलना अब लगभग इम्पॉसिबल हो रहा था। वो एक्सट्रीम दर्द में थी, पर उसने हार नहीं मानी। इस अफरा तखरी का फायदा उठाते हुए प्राइमोर्डियल लॉर्ड ऑफ हेवन, टोंगटियन सेक्ट लीडर, क्वाजी डाओ मैन और ची यू, ये सारे सुप्रीम गॉड्स अपनी ग्रेट डिवाइन एबिलिटीज अनलीश करते हैं। उन सबका एक ही मोटिव था कि किसी भी तरह गोस्ट टाउन के उस फाउंडेशन की सील को तोड़ना और अपने अपने एंशिएंट ट्रेजर्स को वापस हासिल करना। लेकिन तभी बूम, आसमान में एक और चौथा हेवनली स्टेल का फैंटम अपीयर होता है। उससे निकलने वाली वास्ट और माइटी प्रेशर इतनी टेरिफाइंग थी कि वो इंस्टेंटली उस ड्रैगन आइलैंड के असली हेवनली टैबलेट के पास आकर जुड़ जाती है। ये देखते ही प्राइमोर्डियल लॉर्ड और ची यू डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी उस बुद्धि ड्रैगन की मदद करने में, पर उन सब की कंबाइंड हाफ एंसेस्टर लेवल ताकत भी इन 4 हेवनली स्टेल्स के क्रशिंग पावर के सामने मजाक लग रही थी। इसे रोको, टोंगटियन सेक्ट लीडर एंग्जाइटी में चिल्लाते हैं। उनकी नज़र उस जमीन में आधी धसी हुई फेमिलियर ब्रॉन्ज एंशिएंट शील्ड पर थी। वो उसे किसी भी कीमत पर बाहर निकालना चाहते थे। अगर उनकी 4 सेलेस्टियल एक्सिक्यूशन सोर्ड्स के अटैक पावर में उस ब्रॉन्ज शील्ड का अल्टीमेट डिफेंस जुड़ जाता तो वो लिटरली इस पूरे यूनिवर्स में अनस्टॉपेबल हो जाते। चीयू भी उतने ही बेचैन थे। उनका टीए गे यानी आयरन स्पीयर उनकी आंखों के ठीक सामने था, बस एक हाथ की दूरी पर। झुंटी और प्राइमोर्डियल बीइंग भी अपनी 7 कलर्ड ऑमिनस स्वॉर्ड और एंशिएंट स्टाफ को देखकर एक्साइटेड थे। सब लोग जल्दी आओ और हमारी मदद करो, इन हाफ एंसेस्टर्स ने जोर से चिल्लाया। वो उन हाफ एंसेस्टर्स को बुला रहे थे जो क्राउड के बीच चुपके से स्मगल होकर ड्रैगन आइलैंड में आए थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच आसमान में खड़ा हमारा हीरो शाओ चेन लगभग पेट्रिफाई हो चुका था। वो अपने आसपास के वॉइड में ब्लेंड हो गया था और उसकी फिगर फेंटली ब्लर हो चुकी थी। उसका पूरा ध्यान गोस्ट सिटी की फाउंडेशन पर नहीं था, बल्कि उसके दिमाग और आत्मा का कनेक्शन सीधा उन हेवनली स्टेल से जुड़ गया था।
ड्रैगन आइलैंड की एक स्टेल असली थी और बाकी तीनों इल्यूजन्स थीं, पर वो इल्यूजन्स भी बिल्कुल रियल लग रही थी। उस ब्लैक फॉग के बीच से श्याओ चेन को उन स्टेल्स पर लिखी हुई वो मिस्टीरियस और एंशिएंट एनग्रेविंग्स क्लियरली दिख रही थीं। श्याओ चेन ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस की पावर को अपनी अल्टीमेट पीक पर पुश कर दिया। उसकी आंखें लिटरली फटने वाली थीं। उन एनग्रेविंग्स का पैटर्न इतना कॉम्प्लेक्स और अब्स्ट्रूस था कि श्याओ चेन को लग रहा था कि अगर उसने एक सेकंड और देखा तो उसका दिमाग फट जाएगा और वो पूरी तरह पागल हो जाएगा। पर उसने हार नहीं मानी। अपनी सैनिटी और दिमाग को दांव पर लगाते हुए उसने फाइनली उन हेवनली मॉन्यूमेंट्स की सारी एनग्रेविंग्स और पैटर्न्स को क्लियरली देख लिया। इस वक्त उसने उन्हें समझने कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसी इम्प्रिंट मेथड यूज़ की जिससे उसने उन सारे एंशिएंट टैबलेट्स और हेवनली डायग्राम्स को हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग में छाप लिया। लेकिन इस प्रोसेस ने उसकी हालत खराब कर दी थी। जैसे ही वो मार्क उसकी बॉडी के अंदर गया, श्याओ चेन को लगा कि उसकी बॉडी उन हेवनली डायग्राम्स के साथ खुद ब खुद मूव कर रही है। अपना दिमाग कंप्लीटली कोलैप्स होने के रिस्क के बावजूद उसने बाकी बची हुई डिवाइन मॉन्यूमेंट्स पर भी ध्यान फोकस किया। ये एक गॉड टियर अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो आज सारी हेवन स्टील टेक्निक्स को अपने अंदर इम्प्रिंट कर लेता है तो उसकी कल्टीवेशन एक ऐसी अल्टीमेट परफेक्शन पर पहुंच जाएगी जिसे अचीव करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। उधर जमीन पर उस घोस्ट सिटी के ठीक नीचे उस बुद्धि ड्रैगन ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी लंबी दहाड़ मारी जिसने लिटरली पूरे स्टारी स्काई को हिलाकर रख दिया। उस दहाड़ से ड्रैगन आइलैंड बुरी तरह कांप उठा और उस डेथली साइलेंट फॉरबिडन सी में सुनामी जैसी लहरें आसमान को छूने लगीं। 6 दाउज रीइंकार्नेशन। और दोस्तों, जैसे ही इस बुद्धि ड्रैगन ने इन 4 शब्दों को बोला, पूरा यूनिवर्स झूम उठा। उसकी वो एंशिएंट और वीक आवाज हेवन और अर्थ में गूंजती हुई उस बाउंडलेस जमीन को चीरते हुए सीधा इमॉर्टल मेन लैंड तक पहुंची। ये आवाज सुनकर बड़े बड़े कल्टीवेटर्स के होश उड़ गए। इन 4 शब्दों के निकलते ही आसमान का सूरज और चांद अपनी चमक खो बैठे। पहाड़ और नदियां कलरलेस हो गईं। हेवन और अर्थ पूरी तरह ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरने लगे। एक बहुत ही थिक फॉग ने पूरे घोस्ट सिटी को घेर लिया, जिसे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर सबको एक वास्ट, एक अनइमेजिनेबल पावर फील हो रही थी जो सीधा हेवन स्टील्स की तरफ ब्लास्ट हो रही थी। और अगले ही पल वो जो घोस्ट सिटी जमीन में धंस रही थी वो वहीं रुक गई। 6 दाउज रीइंकार्नेशन ने उन हेवन स्टील्स की उस क्रशिंग पावर को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया था। सब लोग डर से पीले पड़ गए। ये बुद्धि ड्रैगन इतनी टेरिफाइंगली पावरफुल थी। 6 दाउज रीइंकार्नेशन ये एक सुप्रीम डिवाइन एबिलिटी थी जो हिस्ट्री में आज तक सिर्फ लेजेंड्स और मिथोलॉजीज में सुनी गई थी, और आज ये सभी लोग इसे अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। ड्रैगन आइलैंड पर मानो आफत आ चुकी थी। प्रिमिटिव माउंटेन्स वायलेंटली शेक कर रहे थे। आसमान में डिमोनिक एनर्जी का बड़ा सा टाइडल वेव सर्च कर रहा था। स्टार्स आसमान से ऐसे टूट कर गिर रहे थे जैसे दुनिया का एंड आ चुका हो। बीस्ट्स रो रहे थे। मैसिव ड्रैगन्स दहाड़ रहे थे। पूरे आइलैंड पर तबाही का मंजर था। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए प्राइमोर्डियल लॉर्ड जुंती, चियो और तोंगतियन ने अपनी फुल पावर के साथ घोस्ट सिटी की फाउंडेशन पर अटैक किया। जुंती खुशी से पागलों की तरह हंसे। उनके बाएं हाथ में वंडरस ट्री ऑफ 7 ट्रेजर्स था और दाएं हाथ में उन्होंने फाइनली अपनी वो 7 कलर्ड ओमिनस सॉर्ड निकाल ली थी। उनकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर अब एक होल न्यू लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसके ठीक बाद रोर, चियो ने एक दहाड़ मारी। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से बिजली निकल रही थी और उन्होंने फाउंडेशन से अपना डिमोनिक आयन स्पीयर निकाल लिया था। प्राइमोर्डियल लॉर्ड ने अपना एंशिएंट स्टाफ हासिल कर लिया और तोंगतियन सिख लीडर ने 4 सॉर्ड्स और अपनी ब्रॉन्ज शील्ड के साथ घोस्ट सिटी से बाहर कदम रखा। ये हाफ एंसेस्टर्स एक के बाद एक बाहर आए और उन्होंने एक साथ उस बुद्धि ड्रैगन के आगे सिर झुकाया। सीनियर, आपकी इस मदद के लिए बहुत शुक्रिया। हम फ्यूचर में डेफिनेटली ड्रैगन रेस की पूरी मदद करेंगे। लेकिन तभी उस बुद्धि ड्रैगन की वो आखिरी पावर भी खत्म हो चुकी थी। वो 6 दाउज रीइंकार्नेशन अचानक से बीच में ही रुक गया। एक ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी वापस स्वीप हुई जिसने उन हाफ एंसेस्टर्स तक के दिल में डर पैदा कर दिया। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब ये एबिलिटी यूज होती है तो वो कम से कम एक पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर इस बुद्धि ड्रैगन की ये एबिलिटी उस लेवल पर नहीं थी क्योंकि उसकी बॉडी और एनर्जी ऑलमोस्ट डेड स्टेट में थी। वो इस सुप्रीम पावर को उसके असली रूप में अनलीश ही नहीं कर पाई। बूम! आसमान से 2 और स्काई स्टील्स उड़कर आईं और अब टोटल 6 स्काई स्टील्स उस घोस्ट टाउन के आगे खड़ी थीं।
उस बुद्धि ड्रैगन ने अपने मुंह से खून थूका और जोर से चिल्लाई, मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन एंसेस्ट्रल ड्रैगन के लिए सिर्फ इतना ही कर सकती थी। एक बहुत ही दर्दनाक ड्रैगन रोर आसमान में गूंजी। आसमान से खून की बारिश होने लगी। उस बुद्धि ड्रैगन की बॉडी क्रैक से भर चुकी थी और वो धीरे धीरे फटने लगी थी। सीनियर! सारे गॉड्स पैनिक में चिल्लाए और उसे बचाने के लिए घोस्ट सिटी की तरफ भागे, पर उस बुद्धि ड्रैगन की कमजोर आवाज आसमान में फ्लोट हुई। एंसेस्ट्रल ड्रैगन अभी तक आई नहीं है। मेरी पावर बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। मुझे इतने सालों तक इस मौत की बाउंड्री पर स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही खुद को आज़ाद कर देना चाहिए था, ताकि एक नई और पावरफुल एंसेस्ट्रल ड्रैगन इस दुनिया में जल्दी आ सके। रोर! एक आखिरी रुला देने वाली दहाड़ के साथ उस बुद्धि ड्रैगन ने अपनी बॉडी को उस टावरिंग माउंटेन साइज सिटी वॉल पर दे मारा। उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए, फ्लैश और ब्लड हर जगह फैल गया। मैं अपने खून से अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक लाइफ का रास्ता बनाऊंगी। बुद्धि ड्रैगन का लोअर हाफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसका अपर हाफ हवा में उड़ता हुआ सीधा उन डिवाइन मॉन्यूमेंट्स की तरफ डैश किया, और उसकी आखिरी सैड और वीक आवाज आई, 6 दाउस रीइंकार्नेशन। बूम! आसमान और जमीन बुरी तरह कांप उठे। दिन के टाइम आसमान में अंधेरा छा गया और स्टार्स दिखने लगे। इस अजीब कॉस्मिक फिनोमिनन को देखकर आइलैंड के सारे ड्रैगन्स दुख में रोने लगे। आसमान से लिटरली ब्लड रेन होने लगी और लगातार बिजलियां गिरने लगीं। यहां तक कि हजारों मील दूर उस इमॉर्टल मेन लैंड में भी आसमान से फ्लावर्स गिरने लगे। पूरा यूनिवर्स उस बुद्धि ड्रैगन की मौत पर रो रहा था। बुद्धि ड्रैगन की आधी बॉडी उन हेवनली मॉन्यूमेंट्स के सामने एक ब्लडी मिस्ट में बदल गई। उसके आखिरी बचे हुए ड्रैगन क्लॉज ने उन मॉन्यूमेंट पर लिखे हुए 4 शब्दों ड्रैगन हॉर्स ऑफ इटर्नल सप्रेशन में से ड्रैगन शब्द को हमेशा के लिए मिटा दिया और एक सुप्रीम फोर्स के साथ उस जायंट स्टील को उखाड़कर वहां डिमोनिक वेल के ऊपर रख दिया। द एंसेस्ट्रल ड्रैगन हैड फॉलन। रंबल! आसमान और जमीन हिल रहे थे। फॉलिंग फ्लावर्स बिल्कुल आंसुओं की बारिश जैसे लग रहे थे। दूर खड़े केके, टेनिक्स और बाकी तीनों ड्रैगन किंग्स फूट फूट कर रो रहे थे। तभी आसमान से एक वाइट शेल टॉर्टॉइज आता है जो गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोगों ने उस ओल्ड मैन को मारा है। ये वही टॉर्टॉइज था जिसे शाओ कैन ने हॉर्न दिया था। पर प्राइमोर्डियल लॉर्ड उसे बताते हैं कि नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है। उस बुद्धि ड्रैगन ने ही हमें अटैक करने को कहा था ताकि वो अपना आखिरी खून अपनी रेस के लिए बहा सके और हमारे बीच ड्रैगन रेस के लिए अच्छा रिलेशन बना सके। वो बुद्धि ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ अपनी रेस का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। उधर आसमान में शाओ कैन लगभग बेहोश होने वाला था। उसने येलो रिवर, लॉस्ट पैराडाइज और ड्रैगन आइलैंड इन तीनों जगहों की स्टील्स को पहले ही मेमोराइज कर लिया था और अब बेहोश होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने बाकी तीनों फैंटम्स की एनग्रेविंग्स को भी पूरी तरह अपने दिल में इम्प्रिंट कर लिया था। उसके पास अब 6 डिवाइन स्टील्स की कंप्लीट टेक्निक्स आ चुकी थीं। अगर इसके बाद 7 स्टील नहीं भी मिली तो भी ये नॉलेज एक इनविंसिबल गॉड बनने के लिए इनफ थी। घोस्ट टाउन गायब हो चुका था, डिमोनिक क्लाउड्स डिस्पर्स हो चुके थे। अगले 3 दिनों तक पूरे ड्रैगन आइलैंड पर सिर्फ ड्रैगन्स के रोने की आवाज आती रही। शाओ कैन वापस ह्यूमन वर्ल्ड जाना चाहता था, पर केके और टेनिक्स के इस इमोशनल दुख की वजह से वो 3 दिन वहीं रुका। इन 3 दिनों में शाओ कैन ने आइलैंड का चप्पा चप्पा छान मारा उस आदमी को ढूंढने के लिए जो बिल्कुल शाओ कैन जैसा दिखता था, पर वो उसे नहीं मिला। जब चियो ने 9 अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन चेक किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो इंसान 20 दिन पहले ही सॉवरेन किंग शिप से निकल चुका था। आखिर में वो घड़ी आई जब इन्हें ड्रैगन आइलैंड छोड़ना था। शाओ कैन ने यदे ब्रेसलेट यूज करके वॉइड कट किया। चियो और लाउजे के अलावा सारे हाफ एंसेस्टर्स आगे रास्ता क्लियर करने गए। माउंट लू शफाल के बाहर उन लाखों इमॉर्टल्स की आर्मी आसमान में छा गई। मैं वापस आ गया, मेरा घर, सब एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे। जब केके और टेनिक्स आखिरी बार अलग हुए तो दोनों की आंखों में आंसू थे। वो 3 कदम चलते और फिर पीछे मुड़कर एक दूसरे को देखते। तभी पीछे चलते हुए शाओ चैन के कानों में एक बहुत ही वीक सी आवाज आती है। तो वो जगह सच में एग्जिस्ट करती है। बैटल तो अभी शुरू हुई है। डेथ एक एंड नहीं है, बल्कि एक नया बिगनिंग है। ये आवाज उस बुढ़ी ड्रैगन की थी। शाओ चैन शॉक में पूरे आइलैंड पर देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। अ न्यू बिगिनिंग? कहाँ? शाओ चैन स्पेशल पैसेज से बाहर निकलकर चियू और लाउजी से पूछता है कि आखिर इन वर्ल्ड्स का सच क्या है। चियू मुस्कुराते हुए बताते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड के बाहर टोटल 4 वर्ल्ड्स है, मार्शल रेल्म, कर्स रेल्म, ची रेल्म और सोल रेल्म।
ये चारों ह्यूमन वर्ल्ड के 4 कॉर्नर्स में हैं। चियू उसे डिटेल में समझाते हैं कि चाहे कल्टीवेशन सिस्टम कितना भी बदल जाए, आखिर में वो इन 4 प्योर फॉर्म्स में ही आकर मिलता है। तभी शाओचेन एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, क्या एंसेस्टर गॉड के मरने के बाद उनकी स्पिरिचुअल सेंस भी गायब हो जाती है? ये सुनते ही दोनों गॉड्स शांत हो जाते हैं। लाओजी बहुत डीप टोन में कहते हैं, लेजेंड्स कहती हैं कि एंसेस्टर गॉड की डेथ उनका एंड नहीं है, बल्कि एक नया बिगिनिंग है। चियू एक शॉकिंग रेवलेशन करते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब एक एंसेस्टर गॉड तब तक खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करता जब तक वो इमॉर्टल ना बन जाए, और फिर वो। चियू अचानक चुप हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई टैबू टॉपिक छेड़ दिया हो। लेजेंड्स कहती हैं कि उन 4 रेल्म्स के भी ऊपर एक प्राइमोर्डियल हेवनली रेल्म है। वो जगह। शाओचैन का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। 4 रेल्म्स और उनके भी ऊपर एक एब्सोल्यूट सुप्रीम वर्ल्ड जहां गॉड्स मौत के बाद जाते हैं। पर अभी उसके पास इन चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसने दिमाग से सारे थॉट्स हटाए और आसमान में खड़े उन सारे सुप्रीम हाफ एंसेस्टर से चिल्लाकर मांग की, सीनियर्स प्लीज़ मेरी मदद करें, हमें ओवरसीज जाना है। बुद्धा, ज़ुआंगजी, झुंटी, सुनवू, प्राइमोर्डियल लॉर्ड, तोंगतियान, लाओजी, चियू, ब्लैक टॉर्टॉइज एंसेस्टर और यहाँ तक कि डाओइस्ट गाइड, ये सारे 10 सुप्रीम हाफ एंसेस्टर्स उसकी कॉल पर आगे आए। हमने वादा किया था तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, प्राइमोर्डियल लॉर्ड ने कहा। हम कल्टीवेटर वर्ल्ड को अकेले तबाह कर देंगे, तुम्हारे एहसान के बदले। ये 10 सुप्रीम गॉड्स और शाओचेन तेजी से 9 प्रीफेक्चर्स के ईस्ट की तरफ उस बाउंडलेस सी की तरफ उड़ निकलते हैं। शाओचेन अपने मन में सोच रहा था, मैं देखना चाहता हूं जब उस एरोगेंट गॉडेस एजर लोटस के सामने ये 10 आतंकी और सुप्रीम हाफ एंसेस्टर्स एक साथ लैंड करेंगे तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। दोस्तों, जेड सी का नज़ारा आम इंसान के लिए कितना खौफनाक होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। उसकी लहरें और तूफान किसी भी आम इंसान को पल भर में समुंदर की गहराइयों में दफना सकते हैं। इस विशाल समुंदर और अनंत आसमान के आगे इंसान की औकात बस एक रेत के जर्रे यानी ग्रेन ऑफ सैंड जितनी होती है। लेकिन यही कमज़ोर इंसान जब अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके हाफ मार्शल एंसेस्टर लेवल तक पहुंचता है तो वो लिटरली पहाड़ों को हिला सकता है, समुंदर को सुखा सकता है और आसमान को फाड़ सकता है। उनकी फिजिकल बॉडी भले ही छोटी हो, पर उनकी पावर किसी गॉड से कम नहीं होती। आज इस जेड सी पर कुछ अजीब हो रहा था। वो उबलता हुआ और तूफानी समुंदर अचानक से एकदम शांत हो गया था। काले बादल छट गए थे और आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर एक जायंट ब्लू सफायर बन गया हो। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आसमान में शाओचेन के साथ 10 सुप्रीम हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर्स उड़ रहे थे। उनकी कंबाइंड प्रेशर और माइट इतनी टेरिफाइंग थी कि नेचर ने भी उनके आगे घुटने टेक दिए थे। हजारों मील का सफर तय करने के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे डेंस होने लगी। ये 9 रीजन्स जैसी स्कैर्स नहीं थी। तभी लाओजी, जो बहुत कम बोलते थे, उन्होंने दूर एक धुंधले से आइलैंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या वो पंगलई इमॉर्टल आइलैंड है? ये कोई आम आइलैंड नहीं था दोस्तों, ये एक फ्लाइंग आइलैंड था जो समुंदर में टॉप स्पीड पर मूव कर रहा था। ये हजारों सालों से ह्यूमन रेल्म में था, पर इमॉर्टल्स तक इसे ढूंढ नहीं पाते थे क्योंकि ये कभी एक जगह रुकता नहीं था। तोंगतियान सेक्ट लीडर की आंखों में लालच चमका। उसके ऊपर जरूर बहुत सारे एंशिएंट ट्रेजर्स होंगे, उन्होंने कहा। पर उन्होंने आइलैंड का पीछा नहीं किया और उसे गायब होने दिया। बुद्धा ने शांति से अपना मंत्र चांट किया और कहा, तुम किसी चीज के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ठीक उसी वक्त बुद्धा के ईवल काउंटरपार्ट डाओइस्ट जय इन ने कोल्ड टोन में स्नॉट किया, इस दुनिया में हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, मैं तुम्हें ये फ्यूचर में प्रूव करके दिखाऊंगा। इस बाउंडलेस ओशन के डेप्थ्स में नज़ारा बिल्कुल ड्रीम लाइक था। ड्रैगन फिश पानी से लीप कर रही थीं, जायंट फ्लड ड्रैगन्स आसमान को चीरते हुए उड़ रहे थे। एक के बाद एक इमॉर्टल आइलैंड्स अपीयर हो रहे थे जो वाइब्रेंट कलर्स और डिवाइन लाइट से चमक रहे थे। ये सच में किसी फेरी टेल रेल्म जैसा लग रहा था। चियू ने आसमान से उन आइलैंड्स को देखते हुए एक ऑमिनस बात कही, मुझे एक प्रेमनिशन आ रही है कि शायद हमें यहाँ कुछ बहुत पावरफुल पुराने दोस्तों से मिलना पड़ेगा। यू द ग्रेट और होई जैसे इमॉर्टिबल फिगर्स शायद दोबारा इस दुनिया में उतर आए हों।
पर इधर शाओ चेन का दिल अभी आराम से धड़क रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड और शांत था। वो लोग शूशान इमॉर्टल आइलैंड से बस कुछ ही दूरी पर थे। इन सुप्रीम बीइंग्स की स्पीड इतनी तेज थी कि वो लिटरली एक ब्लिंक ऑफ एन आई में वहां पहुंच गए। शूशान आइलैंड का नज़ारा बहुत ही पीसफुल था। वहाँ ग्रीन पीक्स और वैलीज थीं, डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी थी, डिवाइन वाटरफॉल्स बह रहे थे और इमॉर्टल बर्ड्स आसमान में डांस कर रहे थे। लेकिन इस पीसफुल सीन को एक धमाके ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। बूम! शूशान माउंटेन के ठीक ऊपर का वॉइड बुरी तरह से फट गया और वहां से हमारे प्यारे ओल्ड मैन टाई हाउ झटके से बाहर गिरे। अगर टाई हाउ के सिर के ऊपर उनका वास्ट हेवन पगोड़ा ना होता और उसमें से निकलने वाली केओटिक एनर्जी उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती, तो उनके पीछे से आने वाली उन 4 टेरिफाइंग स्वॉर्ड रेज ने उनके चीथड़े उड़ा दिए होते। बुढ़े बारबेरियन, तुम सच में बहुत अनोइंग हो। अगर तुमने वापस आकर मेरे प्लान्स खराब किए तो याद रखना, मैं तुम्हें बिना किसी रहम के मार डालूंगी। जब तक तुम मर नहीं जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। डायमेंशनल स्पेस के अंदर से एक बहुत ही कोल्ड और घमंडी आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही शाओ चेन रिलैक्स हो गया। उसे पता चल गया था कि टाई हाउ ने एजर लोटस मेडन को सक्सेसफुली स्टॉल कर लिया था और उसे अपना ईवल प्लान पूरा नहीं करने दिया था। टाई हाउ जोर से हंसते हुए आसमान से उड़कर शाओ चेन और उन 10 सुप्रीम हाफ एंसेस्टर्स के पास आ गए। गॉडेस एजर लोटस की कॉन्शियसनेस एक समुंदर की तरह वास्ट थी। उसने पहले ही सेंस कर लिया था कि कोई उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन क्योंकि उन 10 हाफ एंसेस्टर्स ने अपनी ऑरास पूरी तरह से छिपा रखी थी, उसने उनकी ट्रू स्ट्रेंथ को सेंस नहीं किया। उसने उसी फटे हुए स्पेस से एक एक्सट्रीम कोल्ड टोन में चिल्लाते हुए कहा, लगता है तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन उसकी इस धमकी पर उन 10 हाफ एंसेस्टर्स में से किसी को गुस्सा नहीं आया। वो बिल्कुल कामली उस स्पेशल एग्जिट की तरफ देखते रहे और उसके बाहर आने का इंतजार करते रहे। टाई हाउ पुराने ज़माने के इंसान थे। वो इनमें से काफ़ी लोगों को एंशिएंट टाइम्स से जानते थे। वो उड़ते हुए बुद्धा के पास गए और मजाक मजाक में उनके गंजे सिर को छूने की कोशिश करने लगे, पर बुद्धा के सिर की उस डिवाइन लाइट ने उनका हाथ ब्लॉक कर दिया। शाओ चेन ये देखकर स्पीचलेस था कि ये ओल्ड मैन टाई हाउ लिटरली किस लेवल का अनस्क्रूपुलस यानी बेशरम आदमी है। टाई हाउ ने तभी चियू की तरफ देखा, जो पूरी तरह से डेमोनिक की से घिरा हुआ था और अपने हाथ में आयरन स्पीयर पकड़े हुए था। चियू, टाई हाउ ने कहा, तुम यहाँ सिर्फ एजर लोटस मेडन से निपटने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने भाई को उसकी कैद से निकालने भी आए हो, राइट? चियू ने बस एक हेवी नॉड किया और कहा, हाँ बिल्कुल। तभी हवा को चीरने की एक तेज आवाज आई। आसमान से अज़्योर लोटस मेडन नीचे उतरी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत लोटस ड्रेस पहनी हुई थी। उसके आसपास ऑस्पिशियस लाइट्स घूम रही थी और उसकी खूबसूरती लिटरली अनपैरेलल थी। उसके पैरों के ठीक नीचे एक 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म था जो फ्रैगमेंटेड जेड लाइट एमिट कर रहा था। उसके चारों डायरेक्शंस में 4 डेडली शार्प स्वॉर्ड्स घूम रही थी, जिनसे निकलने वाली किलिंग इंटेंट आसमान को फाड़ रही थी। उसके हाथ में एक मल्टी कलर्ड चमकती हुई लोटस फ्लावर थी। पर जैसे ही वो बाहर आई, उसे अचानक रियलाइज हुआ कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। उसके सामने खड़े लोग ताई हाउ जैसे हाफ मार्शल एंसेस्टर को बिल्कुल अपने लेवल का इंसान इक्वल मान रहे थे। उनकी आंखों में उस सुप्रीम गॉड के लिए कोई डर या एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट नहीं था। अज़्योर लोटस मेडन कल्टीवेशन वर्ल्ड से थी, इसलिए उसने ह्यूमन वर्ल्ड के इन लेजेंड्स चियू, लाओजी को पहले कभी नहीं देखा था। पर जैसे ही उसकी नज़र बुद्धा पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गंजा सर और ठीक उसके जैसा 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म। ये देखते ही उसे समझ आने लगा कि उसके सामने जो 10 लोग खड़े हैं वो कोई आम हाफ गॉड्स नहीं हैं। ये 10 के 10 लोग उसके और बुद्धा के लेवल के थे। ओह नो! उसकी घमंडी आवाज़ अचानक फियर में बदल गई। वो पूरी तरह से स्टन हो चुकी थी। 10 हाफ मार्शल एंसेस्टर्स एक साथ? ये किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। ये इम्पॉसिबल था। एक अकेली गॉडेस इन 10 गॉड लेवल एंटिटीज़ का सामना कैसे कर सकती थी? उसकी नज़र बुद्धा से लाओजी पर गई और फिर उन बाकी डाओइस्ट्स पर। आखिरकार उसने डर और गुस्से में अपने दांत पीस लिए और चिल्लाई, गुड, वेरी गुड। 10 हाफ मार्शल एंसेस्टर्स एक साथ आए हैं। क्या तुम लोग सच में अपना गॉड लेवल स्टेटस गिराकर एक अकेली औरत पर अटैक करोगे? फिर उसकी इंटेंसली हॉस्टाइल नज़र शाओ चेन पर जाकर रुकी। एक वक्त था जब ये गॉडेस इस लड़के की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी और उसे कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करती थी, पर आज उसकी आंखों में शाओ चेन के लिए एक ऐसी नफरत थी जो खून पीने के लिए तैयार थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा हाफ गॉड आखिर इन 10 गॉड लेवल बींग्स को यहाँ ले आने में कामयाब कैसे हो गया। ऐब बुढ़ी चुड़ैल, शाओ चेन ने आगे आकर एकदम कोल्ड टोन में कहा, चिंग-चिंग को अभी आज़ाद कर और मुझे मेरी रूशुई की वाटर लाइक बॉडी वापस दे। शाओ चेन के मुंह से बुढ़ी चुड़ैल सुनकर अज़्योर लोटस मेडन गुस्से से फटने वाली थी, पर क्योंकि वो एक हाफ एंसेस्टर थी, उसने अपने गुस्से को तुरंत कंट्रोल कर लिया। उसने शाओ चेन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उन 10 हाफ एंसेस्टर्स को घूरते हुए कहा, तो बोलो, तुम सब मुझसे एक एक करके लड़ना चाहते हो या सब एक साथ अटैक करोगे। ये सुनते ही बुद्धा बिना कुछ बोले एक कदम आगे आ गए। उनके पैरों के नीचे का 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म चमकने लगा, जो बिल्कुल अज़्योर लोटस के प्लेटफॉर्म जैसा था। उधर तोंगतियन सेक्ट लीडर भी आगे आए। उनके सिर के ऊपर उनकी अल्टीमेट किलिंग इन मॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन घूम रही थी और 4 डेडली स्वॉर्ड्स उन्हें गार्ड कर रही थी। उनकी आंखों में अज़्योर लोटस की उन 4 स्वॉर्ड्स को लेकर भारी लालच था। वो उन स्वॉर्ड्स को छीनकर अपना पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ाना चाहते थे। तो तुम दोनों मुझ पर एक साथ हमला करना चाहते हो? ठीक है, आओ एक साथ आओ। अज़्योर लोटस की फीनिक्स जैसी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट भरा था। उसकी रोब हवा में उड़ी और उसका मर्डरस आवरा आसमान में ब्लास्ट हो गया। उसके एक एक्शन से आसमान और समुद्र के 3000 मील 3000 माइल्स का एरिया एक सेकंड में पूरी तरह से फ्रीज हो गया। टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पर ड्रॉप हो गया। तोंगतियन और बुद्धा आगे नहीं बढ़े, पर वो पीछे भी नहीं हटे। उनके लेवल के कल्टिवेटर्स एक ग्रुप में अटैक करने को डिसरिस्पेक्ट मानते थे, लेकिन तभी उनके ठीक पीछे से डिशेवल्ड बालों वाला वो ईविल मॉन्क डाओइस्ट जय इन अपने बाएं हाथ में धर्मा व्हील और दाहिने हाथ में आयन हॉस्टिल विस्क पकड़े आगे आया। उसने तोंगतियन और बुद्धा दोनों को इग्नोर कर दिया और सीधा अज़्योर लोटस के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्योंकि ब्रदर बुद्धा और डाओइस्ट मॉडेस्टी दिखा रहे हैं, तो इस अज़्योर लोटस मेडन की सुप्रीम टेक्निक का मजा मैं चखता हूं। मैं वेस्टर्न सेक्ट का लीडर हूं, डाओइस्ट जय इन। ये बोलते ही डाओइस्ट जय इन की हाइट लगभग 15-20 फीट टॉल हो गई। उसका चेहरा दिखने में भले ही शांत और बेनेवोलेंट लग रहा था, पर उसकी आंखों में जो डेमोनिक और फेरोशियस ग्लिंट था, वो किसी की भी रूह कांपने के लिए काफ़ी था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, पूरे 1500 किलोमीटर के एरिया में आसमान से मिलस्टोन चक्की के साइज जितने बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स गिरने लगे। पर ये वाइट या पिंक नहीं थे, ये पूरी तरह से पिच ब्लैक थे और इनमें प्योर डेमोनिक की भरी हुई थी। उस डेमोनिक आवरा से समुद्र पर जमी वो सारी बर्फ एक सेकंड में पिघल गई। पानी उबलकर आसमान में सर्ज होने लगा और ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि आसमान का सूरज तक डर से कांपने लगा। दोस्तों, 3000 मील के रेडियस में आसमान का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। हवा में पिच ब्लैक लोटसेस डांस कर रहे थे और हेवन और अर्थ के बीच में एक ऐसी टेरिफाइंग विंड स्टॉर्म चल रही थी जैसे आसमान से कोई हेवनली ब्लेड्स उस वॉइड को चीर रहे हों। उस तूफान की वजह से वो वास्ट ओशन बुरी तरह से उबलने लगा था। आसमान की ऊंचाइयों पर वो डिशेवल्ड बालों वाला डाविस जय इन खड़ा था। उसके आसपास समुद्र की लहरें किसी कान फाड़ देने वाले थंडर की तरह आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी। सफ़ेद बादल एक ही झटके में डिस्पर्स हो चुके थे, पर इन सब के बीच वो डाविस्ट एक पहाड़ की तरह, एक सॉलिड बोल्डर की तरह बिना हिले अपनी जगह पर खड़ा था। एक 1-on-1 फाइट में कोई मुझे नहीं हरा सकता। गॉडेस अज़्योर क्वीन लोटस की आंखों से 2 ऐसी कोल्ड लाइट्स शूट हुईं जो बिजली से भी ज्यादा डार्जलिंग थी। उसकी लोटस रोब हवा में उड़ी और वो अपने 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म पर स्टेप करके सीधा आसमान की तरफ डैश की। उसके आसपास घूमने वाली उन 4 स्वॉर्ड्स की ब्रिलियंस भले ही रिस्ट्रेंट थी, पर उनसे निकलने वाली फॉर्मलेस मर्डरस ऑरा आसमान को लिटरली फाड़ रही थी। वो चारों स्वॉर्ड्स किसी सिल्वर ड्रैगन्स की तरह हवा में उड़ी और सीधा उस डाविस्ट की बॉडी को स्वीप करने निकली। इस दुनिया में कोई भी इनविंसिबल नहीं है, डाविस्ट ने एकदम काम टोन में कहा, पर उसकी आंखों में एक ऐसी फियर्स चमक थी और उसकी पूरी बॉडी एक विशियस आवरा से भर गई थी। उसके लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ वो मिस्टीरियस धर्मा व्हील मिस्टी ब्लैक लाइट से चमका और एक बजिंग साउंड करता हुआ सीधा आसमान में उन स्वॉर्ड से टकराने निकल गया। डैंग 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 4 एक्सट्रीम वाइब्रेटिंग साउंड्स एक ही साथ आसमान में गूंजी। डाविस्ट ने उस व्हील को पकड़कर हवा में एक ऐसी मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ की कि उसने उन चारों स्वॉर्ड्स को एक के बाद एक ब्लॉक कर दिया। इन दोनों एक्सपर्ट्स के क्लैश से जो शॉक वेव एनर्जी इरप्ट हुई, उसने लिटरली दोनों को 1000 फीट पीछे धकेल दिया। स्पेस बुरी तरह से क्रैक हो गई और हवा में 100 फीट वाइड दरारें पड़ गईं जो सैकड़ों मील तक फैल गईं। नीचे रेजिंग सी में ह्यूज ट्रेंचेस बन गईं और लहरें आसमान फाड़ने लगीं। इस डिस्ट्रक्शन को देखकर आसपास के आइलैंड्स पर खड़े कल्टिवेटर्स का दिमाग सुन पड़ गया था। ये कोई नॉर्मल फियर नहीं था, ये डर उनकी सीधा आत्मा से ओरिजिनेट हो रहा था।
तुम मेरे मैच नहीं हो, तुम चाहो तो अभी किसी और को अपनी जगह भेज सकती हो। गॉडेस अज्योर ने एक इनकम्पैरेबल कोल्डनेस और फीनिक्स आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट के साथ कहा। तुम थोड़ा ज्यादा घमंडी हो। डाओइस्ट जय इन का चेहरा भले ही काम था, पर उसकी आंखों की चमक लगातार बढ़ रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके राइट हैंड का आयन हॉस्टेल विस्क सीधा गॉडेस के वेस्ट की तरफ स्वीप हुआ और उसके लेफ्ट हैंड का व्हील हवा में स्पिन होता हुआ सीधा उस गॉडेस की गर्दन काटने निकल पड़ा। गॉडेस अपनी जगह पर मोशनलेस खड़ी रही। उसने सिर्फ अपना माइंड मूव किया। उसकी एक स्वॉर्ड आसमान में उड़कर उस आयन विस्क से टकराई और दूसरी स्वॉर्ड ने स्पेस को फाड़ते हुए उस जेट ब्लैक ट्रेजर व्हील को ब्लॉक कर दिया। दोनों स्वॉर्ड्स ने सक्सेसफुली डाओइस्ट के दोनों ट्रेजर्स को ब्लॉक कर लिया था, पर डाओइस्ट जिएयिन वो बिल्कुल काम और कंपोज था। वो पीछे हटने के बजाय वॉइड में एक बड़ा स्टेप लेता है और हर स्टेप के साथ वो थिन एयर में गायब हो जाता था। वो स्पेस को ट्रेवर्स करते हुए सीधा गॉडेस की तरफ बढ़ रहा था। अज्योर लोटस ने स्नीयर किया। वो भी पीछे नहीं हटने वाली थी। उसका 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म ब्राइटली शाइन करने लगा और एक मिल्की वाइट लाइट ने उसकी पूरी बॉडी को एनवेलप कर लिया। उसने भी आगे डैश किया और अपनी बाकी दोनों स्वॉर्ड्स को सीधा डाओइस्ट की चेस्ट और लोअर एब्डोमेन को पियर्स करने के लिए भेज दिया। ये अटैक इतना फियर्स और शार्प था कि जैसे ही स्वॉर्ड्स आगे बढ़ीं, 3000 मील यानी 3000 माइल्स लंबा एक स्पेशियल रिफ्ट आसमान में खुल गया। पर डाओइस्ट जिएयिन का फुटवर्क किसी सपने जैसा था। वो किसी डकवीड की तरह उन रेजिंग वेव्स के बीच इनडिस्ट्रक्टिबली मूव कर रहा था। वो एक फैंटम की तरह उन दोनों टेरिफाइंग स्वॉर्ड्स के बीच से निकल गया। स्वॉर्ड ची लगातार 3000 माइल्स तक रैम्पेज करती रही और उसकी कोल्ड लाइट ने पूरे वास्ट सी को इल्यूमिनेट कर दिया। हमेशा से तुम्हारे पास ही टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ट्रेजर्स रहे हैं, पर मेरे रिसीविंग वर्ल्ड के आगे सब कुछ इल्यूजरी है। एक लाउड रंबलिंग आवाज आई। डाओइस्ट जिएयिन ने अपना एक मैसिव अर्दन येलो हाथ आगे बढ़ाया। वो हाथ भले ही उसकी स्किन की तरह सिकली लग रहा था, पर वो एक्सट्रीमली फियर्स था। उसने सीधा गॉडेस को ग्रैब करने की कोशिश की। गॉडेस की एक स्वॉर्ड आसमान में उड़ी और सीधा उस ह्यूज हैंड पर स्लैश किया। उसी वक्त गॉडेस की आंखों से 2 कोल्ड लाइट्स शूट हुईं और उसका लोटस प्लेटफॉर्म उसके पैरों से निकलकर धीरे धीरे स्पिन होने लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं इस पूरे स्पेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी और ऑर्डर को वापस रिस्टोर करूंगी। अज्योर लोटस की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और ठीक उसी मोमेंट पूरा वर्ल्ड बुरी तरह शेक हुआ। रेजिंग सी उबलने लगा। मिस्टी प्राइमोर्डियल एनर्जी फैलने लगी। वो पूरा का पूरा स्पेस कंप्लीटली टीयर अपार्ट हो गया और फिर 1 सेकंड में वापस फ्रीज हो गया। डाओइस्ट जिएयिन की फिगर वापस अपीयर होती है। गॉडेस की 2 स्वॉर्ड्स ने उसके धर्मा व्हील और विस्क को उड़ाकर दूर फेंक दिया था और बाकी 2 स्वॉर्ड्स सीधा उसकी बॉडी को स्वीप करने आईं। तुम इस स्पेस को एक बार डिस्ट्रॉय कर सकती हो, पर क्या तुम इसे काउंटलेस टाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकती हो? डाओइस्ट जिएयिन जोर से चिल्लाया। उसकी बॉडी से स्पेक्स ऑफ लाइट निकलने लगे और उसकी बॉडी धीरे धीरे फेड होने लगी, जब तक कि वो लगभग नथिंगनेस में यानी शून्य में न बदल गया। इस ग्रेट वर्ल्ड में काउंटलेस डायमेंशनल स्पेसेस हैं। इसे 3000 बुद्धिस्ट किंगडम्स और 10,000 फील्ड लैंड्स कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा। हिम्मत है तो इन सब को डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। डाओइस्ट जिएयिन की आवाज अब एक्सट्रीम कोल्ड हो चुकी थी। वो पूरी तरह से हेवन और अर्थ में मर्ज हो चुका था, पर उसकी किलिंग ऑरा ऐसी थी जैसे आसमान में 1 लाख पहाड़ एक साथ खड़े हो गए हों। इस वास्ट एनर्जी फ्लक्चुएशन से समुद्र में खड़े आम कल्टिवेटर्स को लग रहा था कि वो डर के मारे वहीं कोलैप्स हो जाएंगे। यहां तक कि दूर खड़े हाफ एंसेस्टर्स भी शॉक में थे। डाओइस्ट जिएयिन प्राइमोर्डियल एरा का एक माइटी फिगर था। लाओजी जैसों को छोड़कर किसी आम हाफ एंसेस्टर के बस की बात नहीं थी उसे हरा पाना। गॉडेस अज्योर लोटस की आंखों में कोल्ड लाइटनिंग फ्लैश हुई और उसने आसपास स्कैन किया। अचानक एक स्ट्रॉन्ग हवा चली और दिन के वक्त आसमान में स्टार्स दिखने लगे। मीटियोर्स हवा में स्ट्रीक करने लगे। डाओइस्ट जिएयिन की किलिंग ऑरा अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर जा चुकी थी, जिससे आसमान के स्टार्स का अलाइनमेंट केओस में चला गया था। उसने उस नथिंगनेस से एक पाम मारा और एक ही सेकंड में 800 मील का समुद्र कंप्लीटली शैटर हो गया। वहां का पानी इवापोरेट हो गया और समुद्र का बॉटम सीधा अर्थ के सेंटर की तरफ कोलैप्स हो रहा था। गॉडेस अज्योर लोटस उस तूफान में एक बैम्बू ट्री की तरह खड़ी थी। उसका प्लेटफॉर्म स्पिन करके मिलियंस ऑफ लाइट्स एमिट कर रहा था और उसकी 4 स्वॉर्ड्स डायमेंशनल स्पेसेस को क्रश करते हुए उसे उस डिस्ट्रक्टिव पावर से बचा रही थीं।
लेकिन इस एक्सट्रीम डिफेंस के बावजूद उस इल्यूजरी पाम का एक हिस्सा उसके फोरहेड को छू गया। उसकी जुल्फों का एक लॉक राख बन गया और उसके माथे से खून की कुछ बूंदें नीचे गिरीं। वो लाल खून उसके गोरे गालों पर गिर रहा था, जिससे उसकी एक अलग ही ट्रैजिक ब्यूटी दिख रही थी। पर जैसे ही उसकी आंखों की किलिंग ऑरा 2 बीम्स में बनकर बाहर निकली, पूरी दुनिया जैसे कलरलेस हो गई। उसकी वो ब्यूटी अब एक पियरलेस किलिंग ऑरा में बदल चुकी थी। डाओइस्ट जिएयिन, मेरे खून की इन 3 बूंदों के बदले मैं तुमसे 30,000 सोल्स की कीमत वसूल करूंगी। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो गया। वहां कोई आवाज नहीं बची, बस उसकी डरावनी और कोल्ड आवाज गूंज रही थी। अगले ही पल गॉडेस अज्योर लोटस वहां से गायब हो गई। सिर्फ डायमेंशनल स्पेस के फटने की और अंदर से आने वाली इंटेंस बैटल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी फोर्स वोट से रास्ता बनाया और डायमेंशनल स्पेसेस की लेयर्स को तोड़ती चली गई। अपने लोटस प्लेटफॉर्म से उसने ऑर्डर रिस्टोर किया और अपने हाथ में पकड़ी ग्रीन लोटस लीफ को सीधा डाओइस्ट जिएयिन के हजारों इनकारनेशंस पर चला दिया। बिलियंस ऑफ इनकारनेशंस डाओइस्ट जिएयिन की एक गॉड टियर एबिलिटी थी, पर इस वक्त उसके 100 से ज्यादा क्लोन्स एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गए। जहां भी गॉडेस की गुस्से भरी स्वोर्ड जाती, वहां सब कुछ राख बन जाता। 3000 बुद्धिस्ट लैंड्स, डाओइस्ट जिएयिन ने चिल्लाकर अपनी एक्सट्रीम टेक्निक यूज की। 3000 प्योर लैंड्स आसमान में ओवरलैप होने लगे। हर एक स्पेस में एक डाओइस्ट जिएयिन बैठा था और उन सब ने मिलकर गॉडेस को घेर लिया था। वो डिशेवल्ड बालों वाला ईविल डाओइस्ट अब सच में गुस्से में था। उसका आयरिंग विस्क, धर्मा व्हील और डिस्ट्रक्टिव जायंट हैंड लगातार गॉडेस को उस केओटिक स्पेस में क्रश करने की कोशिश कर रहे थे। पर गॉडेस के माथे पर गिरी उन खून की बूंदों ने उसे इस वक्त एक प्राइमोर्डियल ऑर्डर ऑफ वॉर जैसा टेरिफाइंग बना दिया था। उसकी फीनिक्स आंखों में एक ऐसी पावर थी कि उसकी स्वॉर्ड की धार को कोई नहीं रोक पाया। देखते ही देखते वो 3000 बुद्धिस्ट लैंड्स तबाह हो गए और डाओइस्ट जिएयिन के वो 3000 क्लोन्स सच में मारे गए। और फिर गॉडेस ने अपना ग्रीन जेड लोटस लीफ सीधा डाओइस्ट जिएयिन के सिर पर मारा, उसका गला काटने के लिए। प्राइमोर्डियल एरा में डाओइस्ट जिएयिन को टक्कर देने वाला कोई हाफ एंसेस्टर पैदा नहीं हुआ था और आज उसके हजारों क्लोन्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो पूरी तरह से आग बबूला हो चुका था। 10,000 लेयर्स ऑफ डेमोनिक लैंड्स, उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि आसमान में काले बादल छा गए और ब्लड कलर की लाइटनिंग गिरने लगी। 10,000 डेमोनिक लैंड्स सच में वहां अपीयर हो गए। वो सब फोल्ड और क्रिस क्रॉस होते हुए गॉडेस अज्योर लोटस को पूरी तरह एनगल्फ कर गए। डाओइस्ट जिएयिन के बाल और भी ज्यादा डिशेवल्ड हो गए थे। उसकी असली बॉडी अब डायरेक्टली उस डेमोनिक लैंड में एंटर कर गई, उस गॉडेस से फाइट टू द डेथ करने के लिए। ये एक ऐसी इनसेन और इंटेंस बैटल थी जिसे अब बाहर खड़े लोग देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ वो टेरिफाइंग हार्ट पैल्पिटेटिंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस फील हो रही थी। अगर वहां वो 10 हाफ एंसेस्टर्स खड़े होकर उस एरिया को सील नहीं करते, तो हजारों मील का समुद्र और वो सारे सेलेस्टियल आइलैंड्स हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गए होते। ये फियर्स बैटल पूरे आधे दिन तक चलती रही और फिर एक फियर्स रोर सुनाई दी और सब कुछ खत्म हो गया। वो 10,000 लेयर्स ऑफ डेमोनिक लैंड्स कोलैप्स हो गए और जब धूल छटी तो सबने देखा कि उस डिशेवल डाओइस्ट जिएयिन की चेस्ट एक स्वॉर्ड से पियर्स यानी आर पार हो चुकी थी। खून बह रहा था और उसका टैटर्ड रोब पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी 6 जांग टॉल ट्रू बॉडी हवा में कांप रही थी। जैसे ही वो बैटल स्वॉर्ड उसकी चेस्ट से बाहर निकली, दोनों सोर्ड्स ने सक्सेसफुली डाओइस्ट के दोनों ट्रेजर्स को ब्लॉक कर लिया था, पर डाओइस्ट जिएयिन वो बिल्कुल काम और कंपोज था। वो पीछे हटने के बजाय वॉइड में एक बड़ा स्टेप लेता है और हर स्टेप के साथ वो थिन एयर में गायब हो जाता था। वो स्पेस को ट्रेवर्स करते हुए सीधा गॉडेस की तरफ बढ़ रहा था। अज्योर लोटस ने स्नियर किया। वो अभी पीछे नहीं हटने वाली थी। उसका 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म ब्राइटली शाइन करने लगा और एक मिल्की वाइट लाइट ने उसकी पूरी बॉडी को एनवेलप कर लिया। उसने भी आगे डैश किया और अपनी बाकी दोनों सोर्ड्स को सीधा डाओइस्ट की चेस्ट और लोअर एब्डोमेन को पियर्स करने के लिए भेज दिया। ये अटैक इतना फियर्स और शार्प था कि जैसे ही सोर्ड्स आगे बढ़ी, 3000 मील लंबा एक स्पेशल रिफ्ट आसमान में खुल गया। पर डाओइस्ट जिएयिन का फुटवर्क किसी सपने जैसा था। वो किसी डकवीट की तरह उन रेजिंग वेव्स के बीच इनडिस्ट्रक्टिबली मूव कर रहा था। वो एक फैंटम की तरह उन दोनों टेरिफाइंग स्वॉर्ड्स के बीच से निकल गया। स्वॉर्ड जी लगातार 3000 मील तक रैम्पेज करती रही और उसकी कोल्ड लाइट ने पूरे वास्ट सी को इल्यूमिनेट कर दिया।
हमेशा से तुम्हारे पास ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रेजर्स रहे हैं, पर मेरे रिसीविंग वर्ल्ड के आगे सब कुछ इल्यूजरी है। एक लाउड रंबलिंग आवाज आई। डाओइस्ट जी यिन ने अपना एक मैसिव अर्दन येलो हाथ आगे बढ़ाया। वो हाथ भले ही उसकी स्किन की तरह सिकलिंग लग रहा था, पर वो एक्सट्रीमली फियर्स था। उसने सीधा गॉडेस को ग्रैब करने की कोशिश की। गॉडेस की एक स्वॉर्ड आसमान में उड़ी और सीधा उस ह्यूज हैंड पर स्लैश किया। उसी वक्त गॉडेस की आंखों से 2 कोल्ड लाइट्स शूट हुईं और उसका लोटस प्लेटफॉर्म उसके पैरों से निकलकर धीरे धीरे स्पिन होने लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं इस पूरे स्पेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी और ऑर्डर को वापस रिस्टोर करूंगी। अज़्योर लोटस की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी और ठीक उसी मोमेंट पूरा वर्ल्ड बुरी तरह शेक हुआ। रेजिंग सी उबलने लगा, मिस्टी प्राइमोर्डियल एनर्जी फैलने लगी। वो पूरा का पूरा स्पेस कंप्लीटली टीयर अपार्ट यानी फट गया और फिर 1 सेकंड में वापस फ्रीज हो गया। डाओइस्ट जी यिन की फिगर वापस अपीयर होती है। गॉडेस की 2 स्वॉर्ड्स ने उसके धर्मा व्हील और विस्क को उड़कर दूर फेंक दिया था और बाकी 2 स्वॉर्ड्स सीधा उसकी बॉडी को स्वीप करने आई। तुम इस स्पेस को एक बार डिस्ट्रॉय कर सकती हो, पर क्या तुम इसे काउंटलेस टाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकती हो? डाओइस्ट जी यिन जोर से चिल्लाया। उसकी बॉडी से स्पेक्स ऑफ लाइट निकलने लगे और उसकी बॉडी धीरे धीरे फेड होने लगी, जब तक कि वो लगभग नथिंगनेस यानी शून्य में न बदल गया। इस ग्रेट वर्ल्ड में काउंटलेस डायमेंशनल स्पेसेस हैं। इसे 3000 बुद्धिस्ट किंगडम्स और 10,000 फील्ड लैंड्स कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा। हिम्मत है तो इन सब को डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। डाओइस्ट जी यिन की आवाज़ अब एक्सट्रीम कोल्ड हो चुकी थी। वो पूरी तरह से हेवन और अर्थ में मर्ज हो चुका था, पर उसकी किलिंग ऑरा ऐसी थी जैसे आसमान में 1 लाख पहाड़ एक साथ खड़े हो गए हों। इस वास्ट एनर्जी फ्लक्चुएशन से समुद्र में खड़े आम कल्टिवेटर्स को लग रहा था कि वो डर के मारे वहीं कोलैप्स हो जाएंगे। यहां तक कि दूर खड़े हाफ एंसेस्टर्स भी शॉक में थे। डाओइस्ट जी यिन प्राइमोर्डियल एरा का एक माइटी फिगर था। लाओजी जैसों को छोड़कर किसी आम हाफ एंसेस्टर के बस की बात नहीं थी उसे हरा पाना। गॉडेस अज़्योर लोटस की आंखों में कोल्ड लाइटनिंग फ्लैश हुई और उसने आसपास स्कैन किया। अचानक एक स्ट्रांग हवा चली और दिन के वक्त आसमान में स्टार्स दिखने लगे। मीटियोर्स हवा में स्ट्रीप करने लगे। डाओइस्ट जी यिन की किलिंग ऑरा अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर जा चुकी थी, जिससे आसमान के स्टार्स का अलाइनमेंट केओस में चला गया था। उसने उस नथिंगनेस से एक पाम मारा और एक ही सेकंड में 800 मील का समुद्र कंप्लीटली शैटर हो गया। वहां का पानी इवेपोरेट हो गया और समुद्र का बॉटम यानी फर्श सीधा अर्थ के सेंटर की तरफ कोलैप्स हो रहा था। गॉडेस अज़्योर लोटस उस तूफान में एक बैम्बू ट्री की तरह खड़ी थी। उसका प्लेटफॉर्म स्पिन करके मिलियंस ऑफ लाइट्स एमिट कर रहा था और उसकी 4 स्वॉर्ड्स डायमेंशनल स्पेसेस को क्रश करते हुए उसे उस डिस्ट्रक्टिव पावर से बचा रही थी। लेकिन इस एक्सट्रीम डिफेंस के बावजूद उस इल्यूजरी पाम का एक हिस्सा उसके फोरहेड को छू गया। उसकी जुल्फों का एक लॉक राख बन गया और उसके माथे से खून की कुछ बूंदें नीचे गिरीं। वो लाल खून उसके गोरे गालों पर गिर रहा था, जिससे उसकी एक अलग ही ट्रैजिक ब्यूटी दिख रही थी। पर जैसे ही उसकी आंखों की किलिंग ऑरा 2 बीम्स में बनकर बाहर निकली, पूरी दुनिया जैसे कलरलेस हो गई। वो उसकी ब्यूटी अब एक पियरलेस किलिंग ऑरा में बदल चुकी थी। डाओइस्ट जी यिन, मेरे खून की इन 3 बूंदों के बदले मैं तुमसे 30,000 सोल्स की कीमत वसूलूंगी। मैं तुम्हारा सर काट डालूंगी। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो गया। वहां कोई आवाज़ नहीं बची, बस उसकी डरावनी और कोल्ड आवाज़ गूंज रही थी। अगले ही पल गॉडेस अज़्योर लोटस वहां से गायब हो गई। सिर्फ डायमेंशनल स्पेस के फटने की और अंदर से आने वाली इंटेंस बैटल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने अपनी 4 स्वॉर्ड से रास्ता बनाया और स्पेस की लेयर्स को तोड़ती चली गई। अपने लोटस प्लेटफॉर्म से उसने ऑर्डर रिस्टोर किया और अपने हाथ में पकड़ी ग्रीन लोटस लीफ को सीधा डाओइस्ट जी यिन के हजारों इनकारनेशंस पर चला दिया। बिलियंस ऑफ इनकारनेशंस डाओइस्ट जी यिन की एक गॉड टियर एबिलिटी थी, पर इस वक्त उसके 100 से ज्यादा क्लोन्स एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गए। जहां भी गॉडेस की गुस्से से भरी स्वॉर्ड जाती, वहां सब कुछ राख बन जाता। 3000 बुद्धिस्ट लैंड्स, डाओइस्ट जी यिन ने चिल्लाकर अपनी एक्सट्रीम टेक्निक यूज की। 3000 प्योर लैंड्स आसमान में ओवरलैप होने लगी। हर एक स्पेस में एक डाओइस्ट जी यिन बैठा था और उन सब ने मिलकर गॉडेस को घेर लिया था। वो डिशेवल्ड बालों वाला ईविल डाओइस्ट अब सच में गुस्से में था। उसका आयन विस्क, धर्मा व्हील और डिस्ट्रक्टिव जायंट हैंड लगातार गॉडेस को उस क्योटिक स्पेस में क्रश करने की कोशिश कर रहे थे। पर गॉडेस के माथे पर गिरी खून की वो बूंदें उसे इस वक्त एक प्राइमोर्डियल एंसेस्टर ऑफ वॉर जैसा टेरिफाइंग बना रही थी। उसकी फीनिक्स आंखों में एक ऐसी पावर थी कि उसकी स्वॉर्ड की धार को कोई नहीं रोक पाया। देखते ही देखते वो 3000 बुद्धिस्ट लैंड्स तबाह हो गए और डाओइस्ट जी यिन के वो 3000 क्लोन्स सच में मारे गए।
और फिर गॉडेस ने अपना ग्रीन जेड लोटस लीफ सीधा डाओइस्ट जी यिन के सर पर मारा, उसका गला काटने के लिए। प्राइमोर्डियल एरा में डाओइस्ट जी यिन को टक्कर देने वाला कोई हाफ एंसेस्टर पैदा नहीं हुआ था, और आज उसके हजारों क्लोन्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो पूरी तरह से आग बबूला हो चुका था। 10,000 लेयर्स ऑफ डिमोनिक लैंड्स। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि आसमान में काले बादल छा गए और ब्लड कलर की लाइटनिंग गिरने लगी। 10,000 डिमोनिक लैंड्स सच में वहां अपीयर हो चुके थे। वो सब फोल्ड और क्रिस क्रॉस होते हुए गॉडेस अज्योर लोटस को पूरी तरह एनगल्फ यानी निगल गए। डाओइस्ट जी यिन के बाल और भी ज्यादा डिशेवल्ड हो चुके थे। अब उसकी असली बॉडी डायरेक्टली उस डिमोनिक लैंड में एंटर कर गई, उस गॉडेस से फाइट टू डेथ करने के लिए। ये एक ऐसी इंसेन और इंटेंस बैटल थी जिसे अब बाहर खड़े लोग देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ वो टेरिफाइंग हार्ट पैल्पिटेटिंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस फील हो रही थी। अगर वहां वो 10 हाफ एंसेस्टर्स खड़े होकर उस एरिया को सील नहीं करते तो हजारों मील का समुद्र और वो सारे सेलेस्टियल आइलैंड्स हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गए होते। ये फियर्स बैटल पूरे आधे दिन तक चलती रही, और फिर एक फियर्स रोर सुनाई दी और सब कुछ खत्म हो गया। वो 10,000 लेयर्स ऑफ डिमोनिक लैंड्स कोलैप्स हो गए, और जब धूल छटी तो सबने देखा कि उस डिशेवल्ड डाओइस्ट जी यिन की चेस्ट स्वॉर्ड से पियर्स्ड थी। खून बह रहा था और उसका टैटर्ड रोब पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी 6 जांग टॉल ट्रू बॉडी हवा में कांप रही थी। जैसे ही वो बैटल स्वॉर्ड उसकी चेस्ट से बाहर निकली, डाओइस्ट जे यिन ने एक लाउड रोर किया और उसकी बॉडी वहीं कोलैप्स होके फट गई। इससे पता चलता था कि उस स्वॉर्ड की ताकत कितनी एक्सट्रीम थी। गॉडेस अज्योर लोटस ने स्नियर किया। उसे पता था कि एक डाओइस्ट जे यिन को इतनी आसानी से मारना इम्पॉसिबल था, पर इसमें कोई शक नहीं था कि उसने उस पियरलेस एक्सपर्ट को बुरी तरह इंजर कर दिया था। लेकिन तभी सबकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए डाओइस्ट जे यिन उसी जगह पर ठीक वैसे ही वापस अपीयर हो गया, और उसकी नई बॉडी जरा भी वीक नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक्सट्रीम एनर्जी थी। ये देखते ही टोंगटियन सेक्ट लीडर की आंखें चमकी और उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, डेस्टिनी ट्विंस मैजिकल एबिलिटी। बाकी सारे हाफ एंसेस्टर्स भी शॉक में थे। अगर बुद्धा और डाओइस्ट जे यिन सच में एक ही इंसान थे, तो सोचो इन दोनों की कंबाइंड बैटल प्रोविस कितनी टेरिफाइंग होगी। शायद लाउजी और टॉप 3 गॉड्स को भी अपनी पोजीशन बदलनी पड़ जाए। तुम्हारे इन डेस्टिनी ट्विंस में डरने जैसी क्या बात है? गॉडेस अज्योर लोटस ने फ्राउन करते हुए पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और घमंड से कहा, तुम और वो गंजा बुद्धा एक साथ आकर मुझसे लड़ सकते हो। पर डाओइस्ट जे यिन वहां से पलटा और बोला, वो है और मैं हूं। आज की हार एक हार है। और वो लंबे कदम लेते हुए दूर आसमान में चला गया। ठीक उसी वक्त होराइजन से एक वाइट लाइट उड़ती हुई आई। ये केके था। वो स्पेस को क्रॉस करता हुआ सीधा शाओ चेन के कंधे पर आकर बैठ गया। मैंने तुझे ऑक्समैन और बाकी लोगों के साथ रहने को कहा था ना, ये जगह बहुत डेंजरस है। शाओ चेन ने उसे लाइटली नॉक किया। स्क्वीक। केके ने स्लो आवाज में मर्मर किया और अपनी आंखों से उस गॉडेस अज्योर लोटस को घूरने लगा। शाओ चेन उसकी इस हिम्मत को देखकर उसे स्कोल्ड नहीं कर पाया। अब मैं तुमसे लड़ूंगा। तभी टोंगटियन सेक्ट लीडर यानी ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार बुद्धा ने आगे आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डाओइस्ट जे यिन हार चुका था, तो टेक्निकल टर्म्स में बुद्धा भी ये बैटल हार चुका था। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन की इन्फेमी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। यहाँ तक कि अदर वर्ल्ड के लोग भी जानते थे कि उसने एक बार डायरेक्टली एक एंसेस्टर गॉड को चैलेंज किया था। उसके सर के ऊपर उसकी इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन से कियोटिक रेडियंस निकल रही थी। उसकी चारों स्वॉर्ड्स एग्जीक्यूशन, स्लेइंग, ट्रैपिंग और एंडिंग स्वॉर्ड्स हवा में वाइब्रेट कर रही थी और अपना मर्डरस इंटेंट दिखा रही थी। उसके आसपास वो ब्रॉन्ज एंशिएंट ह्यूल घूम रही थी, जिसकी एंशिएंट ऑरा ऐसी थी कि खुद उसकी स्वॉर्ड की ची उस शील्ड को टच नहीं कर पाती थी। सोचो उस शील्ड का डिफेंस कितना गॉड टियर होगा। मैंने तुम्हारी इन्फेमी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन तुम अभी भी मेरे मैच नहीं हो। तुम्हारी इस फॉर्मेशन के बावजूद ये सच नहीं बदलेगा कि तुम्हारी ये चारों स्वॉर्ड्स मेरी स्वॉर्ड्स के सामने एक इन्फीरियर यानी घटिया प्रोडक्ट है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का सहारा लेकर तुम किसी स्वॉर्ड की ट्रू पावर का मुकाबला नहीं कर सकते। पर ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन इस बेइज्जती पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। वो एक एंशिएंट वेल की तरह काम थे। एक स्वॉर्ड सब कुछ डिसाइड नहीं करती। उन्होंने शांति से जवाब दिया, जब किसी का बैटल इंटेंट अपने एब्सोल्यूट पिनाकल पर पहुंचता है, तो एक सुप्रीम ट्रेजर उसे लिटरली अनराइवल्ड, अजेय बना देता है। हा, अज्योर लोटस जोर से हंसने लगी। इस पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर स्वॉर्ड को कौन जानता है? और तुम खुद मान रहे हो कि तुम्हारे पास सुप्रीम ट्रेजर है, तो फिर तुम मुझसे कैसे लड़ोगे?
अब बातें करने का कोई फायदा नहीं। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन की आंखों से 2 ब्लाइंडिंग लाइट्स शूट हुईं। मैं अब तुम्हारा सर काटकर इस बात को प्रूव करूंगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुप्रीम किलिंग फॉर्मेशन वहां बिछानी शुरू कर दी। दोस्तों, आसमान में उस वक्त हवा इतनी टेंशन से भरी थी कि सांस लेना मुश्किल था। टोंगटियन सेक लीडर बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़े। उनका स्टाइल ही यही था, रूथलेस और डिसाइसिव। उनकी इमॉर्टल स्लॉटरिंग स्वॉर्ड ने एक ऐसी क्योटिक स्वॉर्ड एनर्जी शूट की जो सीधा गॉडेस अज्योर लोटस के सर को काटने निकली। पर गॉडेस भी कम नहीं थी। उसका 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म ब्राइटली ग्लो करने लगा और उसमें से होली लाइट बीम्स निकलने लगी जो फ्लोइंग चेल्सीडोनी की तरह लग रही थी। उस लोटस प्लेटफॉर्म ने उस पूरी केओटिक स्वॉर्ड एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। वो प्लेटफॉर्म बुरी तरह से शेक हुआ। आसपास का स्पेस लगातार कोलैप्स होने लगा, पर आखिर में वो स्वॉर्ड एनर्जी पूरी तरह से स्मेल्ट हो गई। टोंगटियन का इतना खतरनाक अटैक इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज हो चुका था। गॉडेस अज्योर लोटस वापस काम हो गई, पर उस स्वॉर्ड अटैक का असर समुद्र पर बहुत भयंकर था। उस एक स्वॉर्ड लाइट ने 1000 मील के समुद्र को इल्यूमिनेट कर दिया था और उसकी टेरिफाइंग एनर्जी से पानी आसमान की तरफ उबलने लगा था। अगर बाकी हाफ एंसेस्टर्स ने वहां शील्ड नहीं लगाई होती तो उस एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से हजारों इमॉर्टल आइलैंड्स तबाह हो जाते। बस इतना ही, अज्योर लोटस ने एक मॉकिंग स्नीयर के साथ कहा। पर सेक लीडर टोंगटियन को गुस्सा नहीं आया। उनके सर के ऊपर की फॉर्मेशन क्लियर लाइट एमिट कर रही थी। इमॉर्टल स्लॉटरिंग, स्लेइंग, एंडिंग और ट्रैपिंग, ये चारों स्वॉर्ड्स एक साथ मूव हुई और उन्होंने अपनी अल्टीमेट इमॉर्टल स्लेइंग किलिंग अरे सेट कर दी। एक बाउंडलेस केओटिक लाइट ब्लूम हुई, आसमान में धुंध छा गई और उस पूरी फॉर्मेशन ने गॉडेस अज्योर लोटस को कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया। ये किलिंग अरे इमॉर्टल वर्ल्ड की टॉप 5 स्लॉटरिंग फॉर्मेशंस में से एक मानी जाती थी और इसकी ताकत अनइमेजिनेबल थी। गॉडेस भले ही कॉन्फिडेंस से भरी थी, पर उस फॉर्मेशन में कदम रखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां इतनी केओटिक एनर्जी थी कि हेवन आई से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में सिर्फ बाउंडलेस किलिंग इंटेंट और हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी। अज्योर लोटस, अपना सर यहीं छोड़कर जाओ। टोंगटियन सेक्ट लीडर एक स्वॉर्ड गेट के बाहर चलकर आए। उस स्वॉर्ड गेट के ऊपर लटकती हुई इमॉर्टल एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड ने एक ऐसी ब्राइट लाइट रिलीज की जिसके रंबलिंग साउंड से आसमान फटने लगा और जमीन हिल गई। गॉडेस शॉक में थी। इस स्वॉर्ड की पावर डायरेक्टली उसकी अल्टीमेट बैटल स्वॉर्ड के बराबर लग रही थी। उसने जल्दी से अपनी एक स्वॉर्ड निकाली। जब दोनों स्वॉर्ड्स की केओटिक ची टकराई तो स्पेस बुरी तरह से अनाहिलेट हो गया। ज़ूखियान स्वॉर्ड पीछे हट गई, पर वो चारों स्वॉर्ड गेट्स अभी भी वहीं थे और वो किलिंग अरे अभी भी उसे ट्रैप किए हुए थी। टोंगटियन, बाहर आओ और मुझसे लड़ो, अज्योर लोटस गुस्से में चिल्लाई। ये किलिंग अरे ही मैं हूं और मैं ही ये किलिंग अरे हूं। तुम डायरेक्टली मुझसे ही फेस कर रही हो। टोंगटियन की आवाज एक्सट्रीमली कोल्ड थी। अगले ही पल एग्जीक्यूशन और स्लॉटरिंग स्वॉर्ड्स एक साथ वाइब्रेट हुई और उन्होंने स्पेस को चीरते हुए एक टनल बना दिया। वो दोनों स्वॉर्ड्स टाइम और स्पेस को शैटर करते हुए सीधा गॉडेस की तरफ चार्ज करने लगी। उनकी स्वॉर्ड की ची इतनी थिक और टेरिफाइंग थी कि 1000 मील दूर बैठे कल्टिवेटर्स भी उसकी हड्डियां चीरने वाली चिल फील कर पा रहे थे। वो स्वॉर्ड लाइट किसी पहाड़ जितनी थिक और बादलों को चीर रही थी। कोई आम कल्टिवेटर तो बस उसे देखकर ही डर से मर जाता। किल। टोंगटियन, जो अपनी फेरोसिटी के लिए जाने जाते थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि वो 3 बार में भी अज्योर लोटस को इंजर नहीं कर पाए थे। इस बार उन्होंने चारों गेट्स एक साथ एक्टिवेट कर दिए। चारों स्वॉर्ड्स एक साथ वाइब्रेट हुई और एक ही पल में उस पूरे किलिंग अरे को मिस्टी केओटिक स्वॉर्ड ची ने घेर लिया। टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड शैडोज आगे बढ़ी और स्पेस पूरी तरह से तबाह हो गया। सिर्फ एक जायंट ब्लैक होल बचा जिसके अंदर वो चारों स्वॉर्ड गेट्स थे। ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इतनी भयंकर थी कि आसपास का पूरा समुद्र गायब हो गया और उस ब्लैक होल ने सब कुछ निगल लिया। अगर लाउजी, प्राइमोर्डियल लॉर्ड और बुद्धा ने जल्दी से उस स्पेस को कट ऑफ नहीं किया होता तो वहां का पूरा एरिया हमेशा के लिए मिट जाता। जब ब्लैक होल गायब हुआ तो आसमान में एक डेड साइलेंस छा गया। गॉडेस एज़्योर लोटस की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी ड्रेस कई जगह से स्वॉर्ड की के कारण फट चुकी थी, जिससे उसकी स्नो वाइट स्किन दिख रही थी, और उसकी गर्दन यानी नेक के पास के बाल भी काट दिए गए थे, जिससे उसकी स्किन बस थोड़े से मार्जिन से बची थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तोंगतियान, आज तुमने मुझे सिखाया है कि असली गुस्सा क्या होता है। मैं तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। उसका 12 ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म अचानक डिसइंटीग्रेट हुआ और बड़े बड़े स्पार्कलिंग लोटस पेटल्स में बदल गया। उसकी चारों स्वॉर्ड्स उसमें सिंक हुईं और फिर एक रिस्प्लेंडेंट स्वॉर्ड रेन की तरह आगे बढ़ी। इन स्वॉर्ड्स की पावर और लोटस पेटल्स के इनडिस्ट्रक्टिबल डिफेंस ने उस इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड सेक्ट को बुरी तरह हिला कर रख दिया।
तोंगतियन ने उस टूटने वाले स्वॉर्ड गेट को इग्नोर किया। उन्होंने अपनी एंशिएंट ब्रॉन्ज शील्ड उठाई और सीधा गॉडेस की तरफ चार्ज किया। उन्होंने अपने हाथों से एक स्वॉर्ड सील बनाई और आगे वेव की, जिससे एक डैजलिंग लाइट बीम निकलकर सीधा गॉडेस के दिल को पियर्स करने आई। गॉडेस ने कोल्ड टोन में स्नॉट किया। उसके हाथ की ग्रीन जेड लोटस लीफ वाइब्रेट हुई। उसने उस स्वॉर्ड की को शैटर किया और वो ग्रीन लाइट सीधा तोंगतियन की तरफ स्वीप हुई। तोंगतियन ने अपनी स्लीव वेव की, जिससे मॉन्स्ट्रस डिमोनिक फ्लेम्स निकली और उस अटैक को ब्लॉक कर दिया, पर उनकी आधी स्लीव फट गई, जिससे उनका आर्म एक्सपोज हो गया। तोंगतियन का गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्होंने अपनी ब्रॉन्ज शील्ड आगे की और सीधा गॉडेस पर स्लैम कर दी। बैंग! ब्रॉन्ज शील्ड और ग्रीन लोटस लीव्स हेड ऑन टकराए। दोनों एक्सपर्ट्स पीछे हटे। दोनों के बाल बिखरे हुए थे और आंखों से ब्लाइंडिंग लाइट्स निकल रही थी। तभी गॉडेस के माथे यानी फोरहेड के लोटस मार्क से एक कोल्ड लाइटनिंग निकली, जिसने तोंगतियन के हेयर बर्न को पियर्स कर दिया और उनके बाल पूरी तरह खुल गए। तोंगतियन, तुम मेरे मैच नहीं हो, एज़्योर लोटस ने एरोगेंस से कहा। तुम अपना प्राइड गिराकर ऐसे अटैक्स कर रही हो? आज मैं तुम्हारा सिर काट कर रहूंगा। तोंगतियन फ्यूरियस थे। उन्होंने अपनी ब्रॉन्ज शील्ड को स्पेस में डिस्ट्रॉय करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म एक माउंटेन के साइज में बड़ा कर दिया। वो शील्ड सीधा गॉडेस के ऊपर गिरने लगी, जिससे उसके लिए बचना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। ये बैटल इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि स्पेशल ब्लैक होल्स लगातार बर्स्ट हो रहे थे। आसपास के हाफ एंसेस्टर्स को बार बार अटैक करके उन ब्लैक होल्स को रोकना पड़ रहा था, वरना काउंटलेस लिविंग बींग्स मारे जाते। फिर भी हजारों मील के अंदर के सारे आइलैंड्स शैटर हो चुके थे और काउंटलेस कल्टीवेटर्स की मौत हो चुकी थी। आह! गॉडेस एज़्योर लोटस जोर से चिल्लाई। उसके बाल खड़े हो गए थे और उसकी फीनिक्स आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट था। उसने कुछ ग्रीन लोटस लीव्स को कंडेंस करके एक जैस्पर सैबर बनाया और आगे की तरफ स्लैश किया। उस एक स्लैश ने उस माउंटेन साइज ब्रॉन्ज शील्ड को हवा में उड़ा दिया और स्काई को चीरते हुए एक ग्रीन बीम ऑफ लाइट निकाली, जिसने हजारों मील का आसमान शैटर कर दिया। उसी वक्त उसकी स्वॉर्ड्स और लोटस प्लेटफॉर्म ने एक स्वॉर्ड गेट को तोड़ दिया। गॉडेस उस टूटे हुए किलिंग अरे से बाहर निकली और बाकी तीनों गेट्स पर अटैक करने लगी। तोंगतियन ने स्नॉट किया। उन्होंने अपनी स्लीव रोल की, अपनी चारों स्वॉर्ड्स वापस ली और अपने अरे मैप पर पॉइंट किया। वो अरे मैप 4 बीम्स ऑफ लाइट में बदलकर उनकी स्वॉर्ड्स में घुस गया। प्राइमोर्डियल किलिंग फील्ड! तोंगतियन जोर से चिल्लाए और उस एक मोमेंट में सिर्फ एज़्योर लोटस नहीं, बल्कि बाहर खड़े सारे 10 हाफ एंसेस्टर्स तक अस्टॉनिश हो गए। आसमान में अचानक एक प्राइमोर्डियल ऑरा इरप्ट हुई। वहां एक प्रिमिटिव माउंटेन रेंज अपीयर हो गई, जहां स्वॉर्ड माउंटेन्स बादलों को छू रहे थे। उस ब्लड कलर्ड लैंड पर सिर्फ प्योर और केओटिक किलिंग इंटेंट सर्च कर रहा था। लेजेंड्स कहती थी कि तोंगतियन हमेशा से अपने अरे को इम्प्रूव करके एक ऐसी पियरलेस अरे बनाना चाहते थे जो एक एंसेस्टर गॉड को भी ट्रैप कर सके। ये वही अरे थी, एक इनकम्प्लीट प्राइमोर्डियल किलिंग फील्ड। ये उस इमॉर्टल वैनक्विशिंग स्वॉर्ड अरे का अल्टीमेट फॉर्म था। आसमान में एक ऐसी टेरिफाइंग प्राइमोर्डियल लैंड बन चुकी थी कि उसे देखकर एक एंसेस्टर गॉड भी डर के मारे कपकपा जाता। गॉडेस एज़्योर लोटस स्टन रह गई। ये किलिंग अरे किसी इटर्नल स्टारी स्काई जैसा था और उसकी क्रशिंग एनर्जी इतनी वास्ट थी कि वो उसमें रैम्पेजिंग करने के बावजूद एस्केप नहीं कर पा रही थी। वो आसमान से एक स्वॉर्ड आरा हिट हुई और हवा में उड़ती हुई दूर जाकर गिरी। भले ही लोटस प्लेटफॉर्म ने उसे इंजरी से बचाया, पर उसकी हालत बहुत पैथेटिक हो चुकी थी। 49 टावरिंग माउंटेन्स से लगातार स्वॉर्ड की निकल रही थी। उसने हवा में उड़ना छोड़कर जमीन पर लैंड करने का डिसाइड किया, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जमीन पूरी तरह से केओटिक स्वॉर्ड की से भरी हुई थी। जैसे ही उसके पैरों ने जमीन को टच किया, स्वॉर्ड की ने आसमान फाड़ दिया और फाइनली गॉडेस एज़्योर लोटस इंजर्ड हो गई। उसने मुंह से खून थोका और स्वॉर्ड की ने उसे आसमान में उछाल दिया। लेकिन गिरते वक्त उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे रियलाइज हुआ कि इस इनकम्प्लीट किलिंग फील्ड में एक फेटल फ्लॉ है। ये 4 स्वॉर्ड्स उन प्राइमोर्डियल वर्ल्ड्स की 4 ड्रैगन वेन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तोंगतियन, तुम्हारा प्राइमोर्डियल किलिंग फील्ड अब खत्म है। गॉडेस एक लंबी रोर के साथ नीचे सूप की। उसने अपनी स्वॉर्ड से सीधा उन 4 ड्रैगन वेन्स पर स्ट्राइक किया। बूम! एक मैसिव धमाका हुआ। चारों 4 माउंटेन्स एक साथ कोलैप्स हो गए और वो पूरा प्राइमोर्डियल वर्ल्ड तबाह हो गया। तोंगतियन ने लगातार 3 बार मुंह से खून थूका और वो हवा में पीछे की तरफ उड़ते हुए गए। तोंगतियन, अपनी जान मुझे दे दो! गॉडेस एज़्योर लोटस ने चिल्लाते हुए तोंगतियन पर आखिरी हमला किया। इन दोनों के बीच की कॉम्बैट इतनी ब्रूटल थी कि 10,000 से ज्यादा कोलिजन्स के बाद गॉडेस ने एक स्टेप आगे लिया और तोंगतियन को 2 स्टेप पीछे हटना पड़ा। इन दोनों की फाइट से 3000 मील का समुद्र कंप्लीटली ड्राई अप सूख गया था।
पानी मिस्ट बनकर आसमान में उड़ा और 9 रीजन्स में हैवी रेन होने लगी। अगर हाफ एंसेस्टर्स वहां न होते तो समुद्र का बॉटम सेंटर ऑफ अर्थ तक फट गया होता। तोंगतियन ने ठंडे दिमाग से स्नॉट किया और वहां से हफ करके यानी गुस्से में चले गए। भले ही क्लियर विनर नहीं था, पर 2 कदम पीछे हटने की वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी। शो चैन का दिमाग खराब हो रहा था। ये औरत तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और घमंडी थी। पर तभी डाओजिस्ट झुंती आगे आए। झुंती और तोंगतियन की कभी नहीं बनती थी, तो झुंती उन्हें नीचा दिखाने के लिए आगे आए थे। झुंती के एक हाथ में द वंडरस ट्री ऑफ 7 ट्रेजर्स था और दूसरे में वो 7 कलर्ड स्वॉर्ड। मैं तुमसे पूरी फाइट नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है, मेरे पास एक स्वॉर्ड है। क्यों ना हम बस 4 स्ट्राइक्स एक्सचेंज करें और देखें कौन स्ट्रांग है। मुझे भी यही चाहिए। गॉडेस चिल्लाई और आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक की। झुंती और गॉडेस की स्वॉर्ड्स का क्लैश इतना भयंकर था कि ऐसा लगा जैसे आसमान से बिलियन स्टार्स की नदियां जमीन पर गिर रही हों। पर इन 4 स्ट्राइक्स के क्लैश के बाद झुंती को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। उन्हें पूरी तरह से अपनी बेइज्जती फील हुई और बिना कुछ बोले वहां से उड़कर निकल गए। गॉडेस एजर लोटस ने एरोगेंस से स्नेयर किया। उसने लगातार 3 एंसेस्टर्स को हरा दिया था। उसकी ईगो आसमान छू रही थी। तभी ब्लैक टॉर्टॉइस पट्रियाक और चीयू आगे आने वाले थे, पर अचानक एक फिगर हवा में अपीयर हो गए और उनका रास्ता रोक लिया। ये थे ली डान यानी लाओजी। लाओजी बिल्कुल किसी शांत पत्थर की मूर्ति की तरह आगे आए और गॉडेस के सामने खड़े हो गए। तो तुम हो ली डान? गॉडेस ने स्नियर किया। अगर तुम भी हार गए तो देखती हूं मुझे कौन रोकता है। लाओजी ने बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे किया और एक क्लियर लाइट की बीम शूट की। गॉडेस ने अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक किया और वहां से एक डेफनिंग मेटालिक क्लैश की आवाज आई। गॉडेस शॉक में थी। लाओजी ने बिना किसी धर्म ट्रेजर के सिर्फ अपने हाथ से उसकी अल्टीमेट स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लिया था। गॉडेस ने अपनी चारों स्वॉर्ड्स, अपना लोटस प्लेटफॉर्म और अपनी जैस्पर सेबर एक साथ अटैक में लगा दी। वो लाओजी को एक झटके में हराना चाहती थी, पर लाओजी ने बस अपनी टाइजी पेंटिंग निकाली और उन सारे सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स को आराम से ब्लॉक कर लिया। लाओजी इस टाइम हेवन और अर्थ के ऑर्डर के साथ एक हो चुके थे। उनका हर एक मूव इस यूनिवर्स का लॉ यानी कानून था। गॉडेस को अब डर लगने लगा था। उसे याद आया कि ली डान यानी लाओजी इस इमॉर्टल वर्ल्ड के उन स्ट्रांग लोगों में से एक थे जो लिटरली एंसेस्टर गॉड के ठीक नीचे आते थे। अपनी आखिरी होप में गॉडेस ने अपने लोटस प्लेटफॉर्म को डिसइंटीग्रेट करके उसे एक जेड वाइट बैटल आर्मर में कन्वर्ट कर लिया, जो उसकी परफेक्ट बॉडी पर रैप हो गया। उसने अपनी स्वॉर्ड्स घुमाई और लाओजी पर फाइनल अटैक करने चार्ज किया, और तभी लाओजी ने अपने सर के पर्पल गोल्ड क्राउन को पीछे पुश किया और अगले ही पल उनके अंदर से 3 ओल्ड डाओइस्ट्स बाहर निकल आए। एक डाओइस्ट की पर्पल की आसमान छू रही थी, दूसरे की ब्लैक/येलो की प्राइमोर्डियल वर्ल्ड बना रही थी, और तीसरे की कियोटिक ऑरा से आसमान हिल रहा था। लाओजी ने अपनी लेजेंडरी एबिलिटी 1 टर्न्स इनटू 3 प्योर वंस यूज की थी। ये गॉड टियर मूव देखकर गॉडेस अज्योर लोटस कंप्लीटली स्टन यानी सुन रह गई।